जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपके सामने आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर सॉल्यूशन 2025। ये शिफ्ट नंबर 3 में हुआ है पोर्शन। इसके पहले आप शिफ्ट नंबर 1 को पूरा नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। क्योंकि इस समय जो सीरीज जारी की जा रही है आपको उसमें क्या क्या मिलने वाला हम आपको बता देना चाहते हैं। यदि आप सीरीज का फुल कोर्स लेना चाहते तभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे ले सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम देखा जाए तो आपके सामने एग्ज़ाम डेट आ गया है 11 होगा या 12 या 13 को पैरामेडिकल का इसी में फिक्स किया गया। अब इसमें फार्मासिस्ट का चेहरा जब डाल सकता है। अब यदि आप तैयारी करना बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप प्रीवियस जितना भी पेपर है, ठीक है, जितना भी आपके सामने पेपर है उस सॉल्यूशन को एकदम अच्छे तरीके से आप देखिए। इसमें देखिए 2025 का आपके सामने दूसरा पेपर सेट है, इसको हमने करा दिया 1 सेट और प्लस में 2 सेट करा दिया। उसके बाद 2019 के आपके सामने 2 सेट करा देते हैं, 2015 के आपके सामने 2 सेट करा देते हैं। मोस्टली 1 सेट बहुत रहेगा, यानी 5 सेट आप अच्छे से तैयार कर लेते तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा इसी से, ठीक। और हो सके तो आप हम देखिए प्रैक्टिस सेट टोटल प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो 1 से लेके 10 प्रैक्टिस सेट हम करा दिए हैं। यदि आप अब मिले तो 20 तक कर लीजिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यदि आप इसका पीडीएफ लेते हैं तो देखिए इसको क्या क्या आपको मिलने वाला है। 2015 का पेपर सॉल्यूशन, 2019 के 2 सेट, 2025 के 2 सेट। उसके बाद आपको सामने ऐसे 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कितना? 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो हूबहू फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों से पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट जैसे तुम्हारे पास रेलवे फार्मासिस्ट को क्वेश्चन में बनता हो उसी तरह से बेस पे बनाया गया है। फार्मा आपके सामने 70 और आपके सामने नॉन फार्मा आपके सामने 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पे, उससे भी कर सकते हैं। और यदि आप थंबनेल में देखेंगे तो उसमें भी नंबर है तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 2025 का ये पेपर है। क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। कौन सा पोर्शन सही है, क्यों सही है, पूरा डिटेल में नीचे एक्सप्लेन किया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मतलब हाइपरटेंशन किसी को ज़्यादा हो जाता तो इसीलिए हम क्या कर देते, एंटी हाइपरटेंशन कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। वो भी क्या होना चाहिए आपके सामने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होना चाहिए। इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा एम्लोडिपिन, दूसरा आपके सामने मेथाइल डोपा, लेबेटोलॉल और क्लोनोडीन। अब बताइए यदि आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, हम आपको एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन दिखाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या दे दिया गया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दे रखा, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, रेम्पामील होता है, नेफिडिपिन होता है, नेक्रोडिपिन होता है, लिख रखा नेमोडिपिन दे रखा, एम्लोडिपिन दे रखा है। यही भैया पूछ ले बा। देखा पहला क्वेश्चन क्या होगा, एम्लोडिपिन हो गया, ठीक। अब मेथाइलोडोपा देखा जाए तो तुम्हारे पास किससे कैटेगराइज किया गया आपके सामने, ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, बट ये देखा जाए तो तुम्हारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एम्लोडिपिन बताओ किस में आए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आए कि नहीं, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कोलोजी से तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब क्या होता है आपके सामने इनकी कहानियां सुन लेते। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वे दवाइयां होती हैं जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में कैल्शियम प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, एंजाइना, मतलब ये भी तुम्हारे पास हार्ट में होने, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें चेस्ट पेन होता है। एरिदमिया हो गया, एरिदमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट सही से रिदम से काम नहीं करता है, के उपचार पर उपयोग किया जाता है। एम्लोडिपिन देखा जाए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम करता है। अब मिथाइलोडोपा हो जाएगा और तुम्हारा लेबेटोलॉल हो जाएगा, क्लोरोनिडीन हो जाएगा। ये सब भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, लिख रखा तुम्हारे पास
विच, ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंट्रीफायर, मतलब ऐसे तुम्हारे पास कौन सा है जो डेंट्रीफायर। डेंट्रीफायर क्या होती है, दांत साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना, दांत साफ करने के लिए। पहला माउथ वॉश, माउथ वॉश तब दिया जाता है जैसे माउथ में दुर्गंध आ रही है, ठीक है, पायरिया वगैरह हो गया, माइस से जो तुम्हारे पास स्मेल आती है, तब ये माउथ को क्लीन करता है। देखिए माउथ वॉश मुंह को धोने के लिए, ठीक, जैसे फेस वॉश होता है ना, तो फेस को धोता है, उस तरह से माउथ वॉश होता है जो माउथ को, जैसे मान लेते हैं अभी किसी को ट्रामा केस है, ठीक है, अब मान लेते उसे चोट लग गई ज़्यादा, दांत पे झगड़ा चोट लग गया, तो अब वो बंदा थोड़ी ना ब्रश कर सकता, तो उसे माउथ को क्लीन रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माउथ वॉश देना पड़ेगा। डेंटल एडेसिव क्या होती है, जब दांत को चिपकाया जाता है उसको डेंटल एडेसिव बोलते हैं, बट डेंट्रीफायर के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट में आपके सामने टूथपेस्ट। अब भैया हर एक बंदा टूथपेस्ट यूज करता है। अब टूथपेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये दांत को साफ करने में पूछा था, वही दांत के साफ करने में टूथपेस्ट का किया, जैसे दंतमंजन बोलते हैं हिंदी में, ठीक। देखिए डेंट्रीफायर एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपाय यानी दांत की सफाई देखभाल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तुम्हारे पास प्लग को हटाना, मतलब दांत के ऊपर जो पतली परत होती है ना, जो चिपचिप पीलापन होता है, उसको हटाता है, सांस को ताज़ा रखता है, तो हमको क्या टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं या टूथ पाउडर प्रयोग किया जाता है। अब जो तुम्हारे पास माउथ वॉश होता है, डेंटल फ्लॉस होता है और डेंटल एडेसिव, ये डेंट्रीफायर के अंतर्गत नहीं आ जाते हैं, क्योंकि ये दांत को साफ करने के लिए काम नहीं आते। माउथ में यूज होते हैं बट ये दांत को साफ करने में काम नहीं आते हैं। तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट कहानी दे रखा आपके सामने, लिख रखा कोलेस्ट्रामीन रिड्यूस द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम LDL बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बाई मतलब तुम्हारे पास क्या कर देता है, इसमें से कौन सा चीज़ है जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या कर देता, रिड्यूस यानी कम करता। अब देखिए लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड, अब लिपिड का डाइजेशन कौन करता, हमारे शरीर में बैठा है बाबू लीवर, लीवर से निकलता आपके सामने बाइल, बाइल क्या कर देता, लिपिड का डाइजेशन करता। तो मतलब ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर ही लिपिड को क्या कर दे, बाइंड कर दे, यानी विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड के। अब यही बाइल जहाँ रहेगा उस पर टिक मार देना। पहले दे रखा आपके सामने यहाँ पर, यानी इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, नहीं, ये जो तुम्हारे पास कोलेस्ट्रामीन होता है ये नहीं करता। ब्लॉकिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, नहीं। इनहांस द रिवर्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर, आंत में तुम्हारे पास बाइल के अवरोध को रोकता, भैया बाइल रोकेगा तो नहीं होगा, ये बाइंड कर जाता। देखिए बाइंडिंग बाइल एसिड इन गट, मतलब जो हमारे पास है, ठीक है, गट मतलब तुम्हारे पास अल्वेटिक केनाल जो सीधे जाता है, गट में ही क्या कर देता है आपके सामने, जो भी बाइल रहता है वो हमारे पास ये कोलेस्ट्रामाइन यानी कोलेस्ट्रामाइन होता है ना, तो एक बाइल को क्या कर देता, बाइल के जरिए बाइंड हो जाता है, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बाइंड होके या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होता। तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, कोलेस्ट्रामाइन एक बाइल एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में बाइल के क्या कर देता है, देखिए बाइल को क्या कर देता, बांध देता है, और बाई अम्ल को बांध के हमारे शरीर में बाहर निकाल देता है। क्यों, क्योंकि लीवर से बाइल निकलता, बाइंड करके किडनी को भेज देगा, किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देगी और काम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, यकृत में पुनः अवशोषण करने का काम करता है, जिसके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है तब उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। याद रखना जब नॉट पूछे तो समझ लो क्वेश्चन सब घुमा फिरा देता है। कभी हम भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि भैया देखो मार देते हैं, पता चलता बाद में नॉट पूछा गया। तो इसमें तुम्हारे पास क्या कर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को ट्रीटमेंट के करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें से करिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स नहीं है, तो आप चलते हैं हमारे पास डिप्रेशन। देखिए ये आप साफ साफ लिख रखा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन चलते हैं आपके सामने, यहाँ से पूछा है नहीं है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, यहाँ से देखिए मेक्लोबेनामाइड, ये देखा जाए तुम्हारे पास, अभी देखिए ये देखा जाए तो रिवर्स इनहिबिटिंग मॉक इनहिबिटर के अंतर्गत काम आता है। तो मैक्लोबिडिन देखा जाए तो ये तुम्हारे पास एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, हमसे नहीं पूछा, याद रखना, एक एक चलते हैं। दूसरा आपके सामने ट्राई, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक यानी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, देखो इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होगा, इमीप्रामीन होता है,
ट्राइलिन होता है, ट्राइमीपरामीन होता है, डेक्सापीन होता है, डेथियोपीन होता है, क्लोपी, ठीक है, कोलमीरापामीन होता है, ठीक है। अब इसमें प्रीडोमिनेंट एन रिएप्टेक इनहिबिटर के अंतर्गत ये आती हैं। और भैया 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर के अंतर्गत देखा जाता है फ्लूजेक्टिन आ जाता था। ये बताइए फ्लूजेक्टिन और फ्लूकाजेमिन, अब ये बताओ दोनों देखा जाए तो इसमें आती हैं। देखिए लिख रखा है फ्लूजेक्टिन हो जाएगा ठीक है, फ्लूओजेमिन हो जाएगा। तो यानी ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी डिप्रेसेंट, बच्चा एक ही। तो ये बताओ, इस पे टिक मार देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है कि नहीं है, डू नॉट एक्ट मतलब एंटी हाइपरटेंसिव यानी एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग्स नहीं है। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अब ये करती क्या, जैसे सेरोटोनिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन के स्तर को संतुलित करती है और मूड में तुम्हारे पास भावनात्मक स्थिरता उत्पन्न करती है। मैक्लोबेमाइड जो होता है, फ्लूजेक्टिन होता है, और फिर ये तुम्हारे पास ये सब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आती है। बट जो तुम्हारे पास ट्राइफ्लूरामाजीन होता है ये एंटी साइकोटिक कैटेगरी की दवा अंतर्गत आता है, जो यानी सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट उपचार में किया जाता है। तो देखिए फार्माकोलॉजी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछा। आपका क्लासिफिकेशन यदि तैयार रहेगा अभी बता देते हैं। एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में MCRE में, इतना ज़्यादा पूछा था फार्माकोलॉजी से, बहुत ज़्यादा। तुम सोच सकते 80-70% क्या होगा, केवल फार्माकोलॉजी या सुस्टा के क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कह दिया क्लोरीन बेस डिसइंफेक्टेंट प्राइमरी एक्टर, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, क्लोरीन होते क्या हैं, ये हमारे पास किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी को साफ करना है, ठीक। अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो टंकी की पानियाँ आती हैं उसमें क्लोरीन की मिलावट होती है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या कर देता है बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, इनकी कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है। क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चलते हैं। देखिए इसी पे हम सुना देते हैं आपके सामने, इसी पे देखिए, इसको हम ऐसे, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। कह दिया क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट प्राइमरी एक्टिंग क्लोरीन, मतलब करते क्या, पहले तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी डिस्टर्बिंग, मतलब वो डिस्टर्ब कर देते हैं, झिल्ली की अखंडता को बाधित करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि मान लेते कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कर देगा, ट्रैप कर लेगा, सांस नहीं ले पाएगा भैया, सेल मर जाएगा। तो ये तरह से काम करते थे, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए वही चीज़ लिख रखा, डिसइंफेक्टेंट जो जीवाणुओं को यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके क्या कर देते हैं, संक्रमण रोगों को रोकने का काम करते हैं। ये सरफेस जैसे हवा जल आदि को स्वच्छ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएटेड विथ द बाउंडेड लेबोरेटरी, मतलब तुम्हारे पास बाउंडेड प्रयोगशाला में से संबंध बाउंडेड गोदाम क्या होता है। जैसे आपको कोई भी दवा बनानी है तो गोदाम बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप जो रॉ मटेरियल रख रहे हैं सही है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कह दिया पहला तुम्हारे पास सिक्योर स्टोरेज ऑफ द प्रोप्रिएटिव मेडिसिन सिंपल, मतलब जो तुम्हारे पास दवाइयाँ होती है उसको सिंपल को सही रखने के लिए, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए साफ साफ लिख रखा, बाउंडेड वेयर हाउस एक ऐसा गोदाम होता है जहाँ कस्टम विभाग की निगरानी में वस्तुएं रखी जाती है। जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ से कोई दवाइयाँ ले गई सैंपलिंग करके, उसको रखा जाएगा वहाँ ब्रेन यानी का बैंडेड प्रयोगशाला से संबंध गोदाम के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, औषधि स्वामित्व वाली औषधियों के नमूनों को सुरक्षित तथा नियंत्रण भंडारण किया जाता है, खासकर जब सीमा शुल्क के अधीन हो, ठीक है। देखिए ये गोदाम क्या कर देती है, ये लाइसेंस देखो क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, यानी जो तुम्हारे पास ब्रांडेड गोदाम होता है, ठीक है, बॉन्डेड गोदाम होते हैं, एक ऐसा विशेष प्रकार का गोदाम होता है जो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। ये प्राप्त करेंगे तभी आप मेडिसिन रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। तो ये जो क्या कर देता है, किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए काम आता है। 7वां नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर द एंजाइम इमोबलाइजेशन, कहने का मतलब तुम्हारे पास निम्नलिखित में से कौन सी विधि एंजाइम अचलवता के उपयोगी नहीं है।
पहला आपके सामने दे रखा नॉन कोवेलेंट एब्जॉर्शन एंड डिपोजिशन, मतलब जो नॉन कोवेलेंट रहेगा वो एब्जॉर्ब होगा, डिपोजिट होगा, 100% सही है। कोवैलेंट अटैचमेंट मतलब उसमें तुम्हारे पास सहसंयोजी बंध होता, क्यों? क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड है तो जाहिर सी बात कोवैलेंट अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या रखा, फिजिकल इम्पार्टमेंट मतलब भौतिक पाषण, ये भी तुम्हारे पास सही है। लास्ट में बता कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, जटिलता तुम्हारे पास नहीं है तो हमसे नहीं पूछा है तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख दिएगा, द एंजाइम इमोबलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एंजाइम को किसी ठोस सतह या मैट्रिक्स से बांध कर यानी तरह बांधा जाता और अपनी जैविक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए उसे उसी स्थान पर लंबे समय तक स्थिर रखा जाता है। ठीक, तो ये कहानी ऐसे चलती रहती है। ठीक, तो ये हो गई आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, कह दिया द टर्म प्रेसिपिटेट ड्रग्स। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे मान लेते कोई एक दो कंपाउंड है उसको तुम घोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस दोनों को घोल रहे हो। अब ये घुल के नीचे तली में जब बैठ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने क्या कर दिया, बालू ले लिया, अब प्लस में तुम्हारे पास क्या कर दिया है, पानी ले लिया। बालू और प्लस पानी जब मिक्स करेंगे तो तली में देखेंगे ऐसे क्या हो जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा, तो इसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। तो बालू और पानी का एग्जाम्पल यहाँ नहीं देना, यहाँ ड्रग्स का एग्जाम्पल देना, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो इंट्रैक्शन करती, नहीं बहुत सारी दवाइयाँ कि इस दवा के प्रति ये दवा देंगे तो इंट्रैक्शन करके क्या सॉलिड फॉर्मेशन करेगी और नीचे तली में बैठ जाएगी। पहला रेखा रखा है द ड्रग्स कॉजिंग द इंट्रैक्शन, हाँ ये भैया सही हो जाएगा, ड्रग्स कॉजिंग द इंट्रैक्शन तो प्रेसिपिटेट बना देगा, नीचे तली में बैठ जाएगा। द ड्रग्स डैट इज ए प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सोल्यूशन, अब यानी कि ऐसी घोल जो ऐसी औषधि जो घोल से बाहर निकलती है, भैया घोल से जब निकालेंगे छान के तभी तो निकलेगा। ठीक है, ऐसी औषधि जो, ठीक है, जिसके लिए खुराक संयोजन की आवश्यकता होती है, हर एक तुम्हारे पास डोज एडजस्टमेंट हर एक दवा के लिए होता है, प्रेसिपिटेट रिलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, ड्रग्स हुआ द अफेक्ट द अल्टर मतलब ये भी नहीं है तुम्हारे पास, देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, कुछ दवाइयों का नाम भी दिया गया। प्रेसिपिटेट ड्रग्स ऐसी औषधि होती है जो किसी अन्य औषधि के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है और इसके प्रभाव को बदल सकती है। यह दवा किसी अन्य औषधि के एब्जॉर्प्शन तथा मेटाबॉलिज्म तथा एक्सक्रीशन को प्रभावित कर सकती है, जिससे इसके क्या करते हैं, प्रभावशीलता तथा कभी कभी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे रिफाम्पासिन जो एंटी ट्यूबरकुलोटिक एजेंट के अंतर्गत आती है, यानी टीबी के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। वारफारिन एंटी कागुलेंट एजेंट है। ओमाप्राजिल एंटी एसिड है, तुम्हारे पास एंटासिड के अंतर्गत आती है, ये सब प्रेसिपिटेट ड्रग्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये कहानी आपके सामने यहाँ दिया गया। अब आते हैं तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेथरिन। परमेथरिन क्या होता है, हर एक बच्चे को पता है, ये तुम्हारे पास इंसेक्टिसाइड होता है, जो खासकर जैसे मान लेते परमेथरिन आपके घर में कोई इंसेक्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा तो उसको मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए, जू मारने के लिए, टिक मारने के लिए, इस सब को करते हैं। तो यानी परमेथरिन तुम्हारे पास फंगीसाइड है। नो, फंगीसाइड ऐसे तुम्हारे पास सब्सटेंट होते हैं जो फंगस को पूरी तरह से विनाश करते, फंगीसाइड कहलाते हैं। लिख रखा आपके सामने पेडिकुलो यानी पेडिकुलोसाइड, ये भैया नहीं है, ये देखो साफ साफ इंसेक्टिसाइड लिख रखा, पैराथ्रॉयड इंसेक्टिसाइड, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये क्या कर देते हैं कि यानी संश्लेषित कीटनाशक होते हैं, मच्छर हो गया, टीक हो गया, जू आदि के निर्माण में, ठीक, यानी जीव के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो उनकी तंत्रिका सिस्टम को डैमेज करेगा, लकवा मार देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से परमेथरिन वर्क करता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। क्या दे दिया गया यहाँ पर, लिख रखा है द नेम गिव टू ड्रग्स बाय द मैन्युफैक्चर इज नोन एज, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, किसी ड्रग्स का विनिर्माता द्वारा दिया गया नाम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने केमिकल नेम। भैया केमिकल नेम हर एक दवा में होती है, यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी दवाइयाँ बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड दवा बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर फिक्स है, जिसको हम ब्रांड दवा को क्या बोला जाता है, आपके सामने प्रोपेरिएटी नेम बोला जाता है, यानी ब्रांड नेम होता है, ये फिक्स होता है कि पेटेंट होता है, कोई बंदा छाप नहीं सकता। इस नो ने पहला दे रखा आपके सामने नॉन प्रोपिएट ड्रग्स, भैया जब ब्रांड हो गया तो ना। जेनरिक नेम, जेनरिक नेम ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हर, जैसे कालपाल के अंदर पैरासीटामॉल होता है, जो पैरासीटामॉल वो जेनरिक नेम है।
ठीक है, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब इनको इनकिन नामों से जाना जाता है, तो साफ साफ लिख रखा वी औषधि जो उत्पादन को बी निर्माण यानी मैन्युफैक्चरर द्वारा किया गया उसका एकांतर प्रॉपर्टी नेम यानी प्रोप्रिएटी नेम है, इसका ब्रांड नेम भी कहा जाता है, इसको ब्रांड नेम कहा जाता है, इसका ट्रेड नाम फिक्स होता है जो कंपनी का रजिस्टर होता है। केमिकल नेम क्या होती है, दवा का जो मूलभूत संगठन होता है, जैसे मान लेते हैं अभी जीरोडाल पी लेंगे तो उसमें असाइक्लोफेनेक केमिकल है, पैरासीटामॉल केमिकल है, ठीक। अब क्या लिख रखा आपके सामने, नॉन प्रोप्रिएट नेम मतलब आमतौर पे चिकित्सा समुदायों का उपयोग किया जाता है, तो ये उस ब्रांड नेम से कोई लेना देना। हर एक दवाई मोस्टिक होता है, जेनरिक तो फिक्स होती है, इसका दाम कम होता है और ज़्यादा सूटेबल भी होता है। मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ यही प्रयोग की जाती है, यूपी बिहार में खासकर भैया भर भर के तू मार दा कोनो टेंशन नहीं, बोरिया भर तू जेनरिक दवाई देता तब वो खा खत्म कर दिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रही है, यहाँ पर आ जाते हैं। लिख रखा है एस्प्रिन एक्सपर्ट यानी एग्जर्ट इन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाई, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया एस्प्रिन। एस्प्रिन होता क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जब जाते किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को दर्द कर रहा है सर वगैरह, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं आपके सामने एस्प्रिन का। तो एस्प्रिन तरह के एंटी प्लेटलेट इफेक्ट करता है, किसके द्वारा, ये पहुंचते ही कॉक्स इनहिबिटर को, मतलब जो तुम्हारे पास कॉक्स इनहिबिटर होते हैं। देखिए लिख रखा इरिवर्सिबल इनहिबिटिंग कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसे हम कॉक्स के नाम से जानते हैं। सी से साइक्लो, ओ से ऑक्सी और यक्स से तुम्हारे पास क्या लिखा है यक्स वाला, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये करती क्या, देखिए एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत, ठीक है, ये कॉक्स 1 से कॉक्स 2 इनहिबिटर में निष्क्रिय कर देती है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म है, इन दोनों को क्या कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती है, मतलब इनएक्टिवेट कर देती हैं। और थ्रोम्बोसिन जो होता है तुम्हारे पास, थ्रोम्बोक्सिन का उत्पादन रोक देती है, जिससे ब्लड क्या हो जाता है आपस में चिकने तथा रक्त थक्का बनाने के लिए प्रेरित हो जाता है। और एस्प्रिन कॉक्स को क्या कर देता है, स्कंदित कर देता, भैया तोड़ देगा, जिससे TXA का निर्माण नहीं होगा, प्लेटलेट क्लॉट रुक जाएगा, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर हो रही है वो रुक जाएगी, ब्लड फ्लो आराम से हो जाएगा, करेक्ट, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर, क्या लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग, लिख रखा आपके सामने, दोबारा सुनते हैं, फॉर्मेशन है जी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूजिंग द यानी क्या लिखा, कन्एजेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज, मतलब तुम्हारे पास कैप्सूल बनाने में टोटल 3 स्टेप होता है। कितने स्टेप, 3 स्टेप। उन 3 स्टेप का नाम याद रखने ना, सबसे पहले सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया जाता है, क्या होगा आपके सामने, सॉल्यूशन का, ठीक है, प्रिपरेशन किया जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया जाएगा। उसके बाद आपके सामने फेज को सेपरेट किया जाएगा, यानी फेज सेपरेशन होता है, क्या होता है, फेज सेपरेशन होता है। उसके बाद आपके सामने क्या होती है, कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल हार्डनिंग होती है, कैप्सूल को क्या कर देंगे, हार्ड करेंगे। तो इतना प्रोसेस होता है आपके सामने कैप्सूल बनाने में, 3 स्टेप होता है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा, घोल तैयार करना, यानी कोर सामग्री होनी, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको घोल तैयार करेंगे, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास अलग अलग फेज को अलग अलग तुम्हारे पास अलग करेंगे, लास्ट में हार्डनिंग दे देगा, कैप्सूल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस स्टेप से ये वर्क करता है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ड्रग्स इज यूज एज ए एपेटाइटिक स्टिमुलेटिंग इन कैंसर कैक्सीजिया, मतलब तुम्हारे पास कैंसर छीड़ता में चूद, यानी क्या लिख रखा, क्षुधा उत्पादक, मतलब भूख के रूप में, ठीक है, उत्पीड़न मतलब बढ़ाने के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी पर्सन को कैंसर हो गया है तो उसकी भूख बढ़ाएंगे, तो उससे ज़्यादा भोजन करेगा तो एनर्जी यानी बूस्ट होगी थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे पास कौन सा दवा प्रयोग किया जाता है, पहला दे रखा आपके सामने मेगिस्ट्रॉल एसीटेट, इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिख रखा, ये तुम्हारे पास प्रयोग किया जाता है जो कैंसर छीड़ता को में प्रयोग किया जाता है, मतलब भूख बढ़ा देंगे तो एनर्जी उनको मिलेगी, खाना खाएंगे तो उसे लड़ने में मदद करता है। जबकि तुम्हारे पास क्या होगा, फेंटामीन हो जाएगा, लार्कासेरिन हो जाएगा, टोपिरामेट हो जाएगा, इसका उपयोग तो वजन घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, वजन को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आपके आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, क्या दे दिया है यहाँ पर, कह दिया डाईपीरामाडामोल, मतलब तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डाईपैरिडामोल
इन्हांस द एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय द, मतलब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डाइपिरिडामोल जो होता है प्रतिबिंबांग प्रभाव को बढ़ाता है। किसके द्वारा बढ़ाता है? ऑप्शन में पहला दे रखा है डायरेक्ट इनहिबिटिंग द, तुम्हारे पास साइक्लो, ठीक है, जो कोक्स वाला था ना, साइक्लो ऑक्सीजिनेज एक्टिवेट करता है एक्टिविटी को, भैया इसको नहीं करता है। एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मो यानी प्लाज्मिनोजीन, ये भी तुम्हारे पास सक्रिय नहीं करता है। इनहिबिट द फास्फोडाइएस्टेरेज एन, तुम्हारे पास एडेनोसिन अपटेक होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, करेक्ट, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं, देखिए डाइपिरिडामोल जो होता है पीडीए, और तुम्हारे पास एडेनोसिन यानी अवशोषण को स्कंदन करने को बढ़ाता है, जिससे तुम्हारे पास कैंप जो होता है और यानी सीजीएमपी होती है, इस तरह स्तर को बढ़ा देता है और प्लेटलेट को सक्रिय कर देता, आमतौर पे चिपकने से रोकता है, और हार्ट स्ट्रोक में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्लॉट करेगा तो हार्ट पे प्रेशर बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये 14 नंबर का आपके सामने सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया विच स्टेटमेंट इवेलुएट द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं दीवाल उवाल पे कि बवासीर इतने दिन में ठीक हो जाएगा, एक का टीका में ख़त्म हो जाएगा, शुगर पूरी जड़ता से ख़त्म, वो इसी के अंतर्गत आती है। यानी औषध और जादुई, जैसे भी गुप्त रोगी मिले रोड के किनारे लगाए रहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। उसमें क्या होता है, देखो वादा करते हैं कि 2 दिन में ये ख़त्म कर देंगे, कैंसर 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, इसकी ये कर देंगे, इसकी ये कर, मतलब तगड़ा लेवल चलता है उनका। ठीक है, तो उनके लिए तुम्हारे पास क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट वायलेंस के अंतर्गत आता है, उल्लंघन करते हैं। पहला दे रखा आपके सामने क्योर कैंसर इन 30 डेज, अभी बताओ कैंसर का एग्जैक्ट दवाइयाँ नहीं बनी 30 दिन में ठीक कर दे रहे हैं, तो यही तुम्हारे पास सही, यानी ए इज द सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, द ड्रग्स इज ए क्लिनिकली अप्रूवल होता, मतलब पता नहीं अप्रूवल होता है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ अप्रूवल नहीं होती, क्योंकि अप्रूवल रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कॉन्सल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज, यानी उपयोग करने से पहले चिकित्सा का परामर्श जरूर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसके अलावा देखा जाए तो ये इसके तुलना में गलत है। सेफ फॉर ऑल एज, मतलब हर एज के लिए तुम्हारे पास सही नहीं है। अभी देखेंगे ना, आते कहते हैं भूसा की तरह ये उड़ा देंगे, दाद ऐसे ख़त्म कर देंगे, वो इससे ख़त्म कर देंगे, भूसा की तरह उड़ा देंगे, तो वो सब भैया दुनिया भर का अफवाह होता है। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास यही होता है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। ठीक, अब देखिए वही चीज़ लिख रखा, एक्ट कब 1954 में ये एक्ट लाया गया था। देखिए साफ साफ लिख रखा है, ड्रग्स एंड तुम्हारे पास मैजिक रेमेडीज जो होती है, विज्ञापन 1954 के तहत भी औषधि और उपचार के बारे में भ्रामक और अतिरंजक दावे करना प्रतिबंध होता है। ठीक है, ये धारा 4 के अनुसार झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के अंतर्गत आता है। 30 दिन तक कैंसर ठीक हो सकता है, इस कथन का अधिनियम उल्लेखन करता है, क्योंकि ये एक अतिरंजित अपरिमाण दावा है, क्योंकि कोई परिमाण जब मिलबा नहीं करा तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे। अभी हम बोली कि जो हम 20 क्वेश्चन करा, 20 में 20 आ जाए यार आरबी में, तो हम बताओ फर्जी बोलब ना, क्यों, क्योंकि अब पता नहीं कौन सा पेपर बनाएगा वो। ठीक है, एनालिसिस गेस कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 50 क्वेश्चन बता दिए तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। ठीक, अब डायरेक्ट बोल दिया हाँ भैया मिल जाए तो मतलब हम पेपर लीक करा दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर 16 नंबर क्या लिख रखा है, एपेटाइटिस, मतलब भूख को स्टिमुलेट कैन बी आल्सो नोन, मतलब आपके शरीर के अंदर जब भूख बढ़ जाती है ज़्यादा तो उसको क्या बोला जाता है, उससे क्या बोला जाता है आपके सामने रुचिजनक, यानी ओरियोजेनिक एजेंट बोला जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोलिनर्जिक ड्रग्स भैया अलग होती है। एंटी एंजाइनल, मतलब ऐसी दवाई एंजाइना के ट्रीट में किया जाता है। म्यूटीजेनिक एजेंट जो म्यूटेशन को सही करता है। ठीक है, तो ओरोजेनिक तुम्हारे पास ओरोगोजेनिक एजेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वही लिख रखा ओरोजेनिक एजेंट नाम से जाना जाता है। ओरोजेनिक एजेंट वे एजेंट यानी पदार्थ होते हैं जो भूख को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे घेरेलिन हो जाएगा, ओरेजिन हो जाएगा और न्यूरोपेप्टाइड हो जाएगा। तो ये आपके सामने यहाँ पर इतनी दवाइयाँ आती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एलामीन एंटी फंगल, याद रखना एला, ठीक है, एलाइलामीन हमसे पूछा है। एंटी फंगल ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फंगस को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। पहला दे रखा आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन देखा जाए तो एलालाइमीन के अंतर्गत आती है, तो यही तुम्हारे पास सही है। ये एजोल कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और एम्फीटेरिसिन जो बी होता है ये तुम्हारे पास है
पॉलिन कैटेगरी के आता है, तुम्हारे पास क्या होगा, पॉलिन वर्ग बी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पॉलिन कैटेगरी के अंतर्गत आता है। कैप्सेलोफंजिन जो आता है तुम्हारे पास क्या होगा, एचिकैडिन वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये कैटेगरी होती किसकी, आपके सामने एंटी फंगल क्रीम की, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को देख रखा है, एजोल एंटी फंगल, ठीक है, संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ये दवाइयाँ फंगल झिल्ली को प्रभावित करती हैं और तुम्हारे पास एजोल कवक रोधी जैसे फ्लूकनाजोल हो जाएगा, इंट्राकोनाजोल हो जाएगा, कीटाकानाजोल हो जाएगा, वेरिकोकानाजोल हो जाएगा। फ्लूकनाकोनाजोल मोस्टली क्या होगा, कैंडिस संक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब टर्बीनाफाइन भैया, एलिलामीन, वही तो पूछ लेगा, तो टिक मारा टर्बीनाफाइन पे, ये हो जाएगा। एम्फोटेरिसिन भी हो जाए, पॉलिन वर्ग के अंतर्गत आता है। और क्या होता है, साइक्लो कैस्पोफंजिन जो होता है तुम्हारे पास एचिनोकैडिन वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये कैटेगरी दी गई है आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, विच कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सब्सट्रैक्ट इनहिबिटिंग बाइंडिंग। मतलब तुम्हारे पास एंजाइम का कौन सा घटक प्रत्यक्ष रूप से सब्सट्रैक्ट से बाइंड करता। कहने का मतलब आप यदि एंजाइम के बारे में पढ़े होंगे तो ये आपके सामने एक्टिव साइट है। अब इसी पे आके सब्सट्रैक्ट जुड़ेगा, तो एक्टिव साइट एक्टिव रहेगा तभी तो जुड़ पाएगा। तो एक्टिव साइट इज द करेक्ट ऑप्शन। जितना सूटेबल एक्टिव साइट उतना अच्छी बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब ताला चाबी लिए हैं, ठीक है, ताला चाबी लिए हैं, तो चाबी सटीक जगह बैठेगी, यानी एक्टिव साइट पे बैठेगी तभी खुल पाएगा, नहीं तो खुल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए अब इसी को डिफाइन कर दिया। देखो एक्टिव साइट वह घटक होते हैं जो डायरेक्टली यानी डायरेक्ट रूप से सब्सट्रैक्ट से बंध के शामिल होते हैं। एंजाइम की सक्रिय स्थल पर विशिष्ट क्षेत्रक होते हैं जहाँ कार्यबद्ध यानी वाध्यता है और रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ये क्षेत्र संरचनात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं। केवल सही जगह पर ही क्या कर देते हैं, जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट जब सूटेबल रहेगा तभी जुड़ पाएगा, नहीं तो जुड़ नहीं पाएगा। बट को फैक्टर गुरुदेव क्या होते हैं, को फैक्टर एंजाइम की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 20 की स्पीड से आ जा रहे हैं, दोस्त आया धक्का मार दिया तो हमारी 40 की स्पीड हो जाएगी, तो उसको कोई फैक्टर बोलते हैं। रेगुलेटर साइड क्या होते हैं, एंजाइम की गतिविधियों को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी साइड क्या होती है, एंजाइम की संरचना को बदल देती है जिसकी गतिविधियां मान लेते हैं प्रभावित होती है। जैसे मान लेते हैं अभी कोई दवाई आए हमारे एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए तो उसके अलावा भी काम नहीं कर पाएगा, तो उसे रेगुलेटरी साइट बोला जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिख दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। कह दिया रिलेटिव बायोएबिलिटी कंपेयर, मतलब सापेक्ष जड़ता किससे तुलना की जाती है। मतलब कोई दवा यदि हम खा रहे हैं, ठीक है, तो कोई दवा खा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम क्या कर दिए, कोई ए दवा खाएं मुंह के द्वारा और दूसरी भी मुंह के द्वारा दवा खाएंगे तो कहेंगे हाई बड़ा तेज़ी से काम करता, हाई बड़ा स्लो काम करता है, ऐसा होता है ना। तो ओरल होता तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पहले दे रखा ड्रग्स एब्जॉर्शन, ये फास्टिंग डे तुम्हारे पास फीड स्टेट, मतलब तुम्हारे पास उपवास बनाम भोजन की अवस्था में औषधि का अवशोषण। कहने का मतलब खाली पेट जल्दी तेजी दवा काम करती कि खाने के बाद करती है, ये तुम्हारे पास बायोएबिलिटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। टू ओरल फार्मूलेशन ऑफ द सेम ड्रग्स, मतलब एक ही दवा रहे और उसका फार्मूलेशन क्या होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा आपके सामने, इससे तो तुलना कर पाएंगे ये। अब याद रखना 100% बायोएबिलिटी किसकी होती है आपके सामने, आईवी जो इंट्रावेनस सीधे हमारे वेन्स में इंटर कराई जाती है। प्लाज्मा लेवल अक्रॉस द स्पीसीज, मतलब विभिन्न जातियों में प्लाज्मा के स्तर क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। टू डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इससे किया जा सकता है। बट ओरल क्योंकि बायोएबिलिटी हम कंपेयर किया जा सकता है तुम्हारे पास ए यानी सी वाले से। क्या लिख रखा देखो, रिलेटिव बायोएबिलिटी जब दो अलग दवाइयाँ मौखिक फार्मूलेशन के बीच जैव यानी जैव उपलब्धता यानी बायोएबिलिटी को तुलना करके उपयोग किया जाता है। यह औषधि के अवशोषण तथा प्रभावशीलता को नापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि विभिन्न फार्मूलेशन में कौन सा दवाइयाँ सुविधाजनक है, कौन सही नहीं है, इससे कंपेयर किया जा सकता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, फिर अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर।
20 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, इधर चलते हैं, ठीक है। 20 नंबर, व्हाट इज ए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर इज नोन है। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, सेपरेशन तथा प्यूरिफिकेशन करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है, वो भी तुम्हारे पास क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं अभी हम ऐसे बैठे हैं, देखिए ये हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं वाटर में ले लिए और प्लस में आप क्या कर दीजिए, हम एल्कोहल पैक बना के बैठा लाड़ी, तब तक दादा आ गए ना, ला बाबू हरी बाप, तब पिटाई बलभर हुई। तो अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि लिक्विड मिक्सचर है दोनों का। अब याद रखना वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल की 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस होती है। ये आपके सामने दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, इस बर्तन में रखेंगे, यहाँ से ऐसे पाइप लगा देंगे, क्या कर देंगे, पाइप लगा देंगे और यहाँ पर टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा देंगे, दोनों को यहाँ पर डाल के गर्म करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस फिक्स करेंगे तो एल्कोहल यहाँ से इवेपोरेट होकर इसमें आ जाएगा, इसमें एल्कोहल आ गया, इसमें भैया वाटर बता। तो इस प्रोसेस को बताओ क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि लिक्विड मिक्सचर को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन कहला जाता है। साइज सेपरेशन, साइज के हिसाब से उनको सेपरेट करना, साइज सेपरेशन। अब बताओ तुम लिक्विड, तुम कैसे जान सकते हो कि अच्छा इतना बड़ा उतना बड़ा, दोनों तो लिक्विड है। फिल्ट्रेशन करने के लिए एक सॉलिड होना चाहिए, दूसरा आपके सामने लिक्विड होना चाहिए। जैसे चाय का छानना, तो चाय के ऊपर देखेंगे क्या बच जाता है, ऊपरी वाले हिस्से पे आपका मोस्टली केक की तरह बच जाता है, जिसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। नीचे जो तली में आता है वो एक्वस मीडियम होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेज इज नोन एज सब्लिमेशन होता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया थिन पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम, ठीक, तो कह दिया है थिन पार्टीशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम इज नोन। अब तुम बताओ आर्ट्रियम बताओ कहाँ पर पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, हर एक बच्चों को पता है। अब सुनिए, देखिए ये आपके सामने हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट इज अ 4 चेम्बर, ठीक है, ऐसे 4 चेम्बर होता है। इसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये 4 चेम्बर हो गया आपके सामने हार्ट का। तो ये जो तुम्हारे पास है ये वाला पार्टीशन होता है, ये वाला पार्टीशन होता है, इसी को सेप्टा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेप्टा बोला जाता है। तो इन यानी लिखा अंदर की तरफ है तो इसे इंटीरियर सेप्टम बोला जाता है। तो जो क्या कर देता है, हर एक को अलग अलग करता है, वही चीज़ लिख रखा। देखिए बाईं तथा दाईं, लेफ्ट एंड राइट को के बीच पतला विभाजन अंतरा यानी एंटेरियल सेप्टम कहलाता है। हृदय को आर्ट्रियम तथा तुम्हारे पास वेंट्रिकल को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये, ठीक। तो ये कहानी हो गई है इनकी। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, मिथाइल पॉलीसिलोकैक्सेन इज अ क्लासीफाई एस, मतलब तुम्हारे पास मिथाइल सेलिकोकैक्सेन को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है यानी गाल ब्लैडर स्टोन डिजॉल्व ड्रग्स के अंतर्गत आता है, या आपके सामने डाइजेस्टर, ये डाइजेस्टर की तरह काम करता है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मतलब ये क्या होता है, एक तरह का डाइजेस्टिक यानी पोर्शन होता है। ये तुम्हारे पास गाल स्टोन डिजॉल्व होते हैं, जो आपके गाल ब्लैडर में स्टोन पत्थरी हो जाते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके गतिशीलता को बढ़ाती हैं, यानी एब्जॉर्प्शन जो तुम्हारे पास होता है उसको बढ़ाती हैं। एंटीएमेटिक ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो उल्टी को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी डाइजेस्टर, मतलब तुम्हारे पास मेथाइल पॉलीसिलोकैक्सेन जो होता है डाइजेस्टर की तरह काम करता है, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, विच इनबिट कंपीट, ठीक है, कंपटीट विथ ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा असमंदक टर्मिनल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्पर्धा करता, मतलब ऐसे कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो इनबिट करता ऑक्सीजन को, जिससे आपके सामने पॉइजन नेचर का भैया साइनाइड एक खतरनाक पॉइजन है, यदि आप खा लेंगे ना तो तुरंत ऑक्सीजन को इनहिबिट करेगा, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आप मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है। तो लिख रखा देखिए, इनहिबिट वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित तथा धीमा कर देते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, कम्पटिटिव तथा नॉन कम्पटिटिव दिया गया है।
ठीक है, तो ये साइनाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें 2-3 चीज़ 5 चीज़ मिल जाए उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिंपल क्या है, कहते हैं एक का तरह है। अभी हम आपको पेंसिल ही दिखा देते हैं। देखिए ये आपके सामने छोटी छोटी, हमारे पास बहुत सारी पेंसिल है, 1 2 3 4 5, अरे इतना कुल पेंसिल, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये जब रिएक्शन करी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो कह रही है पहला आपके सामने देखिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन को सिंपल यानी सिंपल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई चरणों में होती है, अब बहुचरणीय क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। ये रेट ऑफ डिटरमाइन को करता है, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह होता है। जैसे सांस ले रहे हैं तो एक स्टेप नहीं, अब बताओ ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रेब साइकिल हो रहा है, ईटीएस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब तब जाके एटीपी निकल रही। तो ये जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यानी ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25 नंबर क्या दे दिया गया यहाँ पर, मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन MIC बताओ किस पे डिपेंड करता है। मिनिमम नाम से ही पता, लो कॉन्सेंट्रेशन पूरी बैक्टीरिया को किल कर देता है। लो कॉन्सेंट्रेशन कुल बैक्टीरिया यानी विकास को रोकने के लिए सबसे कम सांद्रता जो होती है, यानी मिनिमम इनहिबिट मतलब तुम्हारे पास रोकने वाला, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मिलावट होता है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में मिलाएंगे पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर देगा। जैसे अभी हम मान लेते फर्श को साफ करना हॉस्पिटल में, तो फिनाइल लेते हैं, ऐसा नहीं कि 50 लीटर फिनाइल लेंगे 1 लीटर पानी लेंगे, नहीं, उल्टा करते हैं, 50 लीटर पानी लेंगे और 1 लीटर फिनाइल मिनिमम से मिनिमम डाल के उसे क्या कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। ये हो जाएगा, देखिए वही सब लिख रखा, मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन यानी जीवाणु एजेंट के सबसे कम सांद्रता को मापता है और सूक्ष्म जीवों के दृश्य विकास को रोकती है और ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से मारने के बजाय केवल विकास को बाधित करती है। जैसे अभी दवाइयाँ आती एंटी, ठीक है, जैसे फंगीसाइड, तो फंगीसाइड मतलब तुम्हारे पास फंगस को पूरी तरह से किल कर देगा। अब फंगल इनहिबिटर होता मतलब फंगर को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा, कम करने का काम करेगा, ठीक है। साइड वर्ड कहीं भी रहा तो समझ लो पूरी तरह से वो किल करेगा। जैसे फंगीसाइड तो फंगी किल करेगा, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द MAO-B इनहिबिटर होता है। यदि आप एंटी डिप्रेसेंट एजेंट के अंतर्गत देखे होंगे तो B इनहिबिटर हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं, A इनहिबिटर आपको दिखाते हैं, यहाँ B इनहिबिटर दिया है। देखिए ये साफ साफ लिख रखा आपके सामने, देखिए यम इनहिबिट द MAO-B डिक्रीज द डी एमिशन ऑफ द डोपामीन not associated with the antidepressant action with hypertensive interaction between the useful पार्किंसन ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो दवा का नाम पूछा है, तो पहला आपके सामने दे रखा है रोपीनोरोल होता, भैया ये नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया यहाँ पर, नेक्स्ट में आपके सामने दे रखा है एमेंटाडीन होता है, ये भी नहीं होता। सेलिजिलिन होता है, सेलिजिलिन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेलिजिन इस पे दिया नहीं है, यहाँ से नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। इसमें देखें इधर नहीं दिया है, ठीक है। ट्राइडी साइकिल के काम करती है, सेरोटोनिन इनहिबिटर के अंतर्गत काम करती है, रहने दो इसमें नहीं, ठीक है। तो सेलेजिनिन क्या होता है, देखिए MAO यानी तुम्हारे पास मोनो अमीन ऑक्सीडेज B जो होता है इनहिबिटर, वे दवाइयाँ यो यौगिक होते हैं जो मोनो एमाइन ऑक्सीडेज B MAO-B एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं और यह एंजाइम डोपामीन के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहानी दे रखा जिसमें, क्योंकि डोपामीन के अपघटन को धीमा करता, न्यूरोट्रांसमिशन भी बोले डोपामीन को इनहिबिट करने का काम करता है। ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटी डिप्रेसेंट जो एजेंट देखे थे उसी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भैया जरूरी पूछा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। 27 नंबर क्या लिखा, 7.045 मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7.05 हम लिख सकते हैं, 7.05 ये हो जाए। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, कहाँ से, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बाद आपके सामने सिग्निफिकेंस फिगर आप पढ़े होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब यहाँ से कह दिया रेडियो इम्यूनो एस्से कैन बी डन यूजिंग, मतलब रेडियो अमीनो एसिड मतलब क्या होता है, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी कहलाती है, जो कैंसर के ट्रीट में मोस्टली प्रयोग की जाती है। ठीक है, या बहुत थोड़ा वैसा बीमारी रहे तो देखिए क्या लिख रखा है, रेडियो इम्यूनो एसिड एक विशेष यानी विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसमें रेडियो यानी रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी या रेडियो एक्टिव एंटीजन का उपयोग करके जैविक नवीनों में विशिष्ट प्रोटीन, हार्मोन तथा अन्य की सांद्रता को मापा जाता है। ठीक है, यह तकनीक अत्यंत संवेदनशीलता होती है। थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, स्टेरॉयड हार्मोन आदि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है कि ये सब चीज़ें हो गई। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच बेंजोडाइजापीन है द नाइट्रो ग्रुप एट द 7th पोजीशन एंड कंट्रीब्यूट द एंटी कॉन्सुलेंट, मतलब तुम्हारे पास याद रखना एंटी कॉन्सुलेंट कैटेगरी की दवा है, बट उसमें आपके 7th नंबर पे नाइट्रोजन ग्रुप भी कंटेन करता है। इसमें से कौन सी दवाइयाँ हैं, क्लोनाजेपाम। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का उठाइएगा, उसमें एंटी काउंसुलेंट निकालिएगा, उसमें बेंजोडाइजापिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो ये लिख रखा बेंजोडाइजापिन एक प्रकार का CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स है। अब देखिए क्लोनाजेपाम एक तुम्हारे पास बेंजोडाइजापिन होता है जो 7th स्थान पर नाइट्रो समूह होता है, जो एंटी काउंसुलेंट कैटेगरी की दवा प्रयोग की। अब इसको लंबे समय तक आप प्रयोग करेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगा। ठीक, तो ये 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। 30 नंबर क्या लिख रखा, विच न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट एज द डिस्ट्रक्शन मसल टू इनिशिएशन कॉन्सेंट्रे यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब तुम्हारे पास क्या लिखा है, संकुंचन आरंभ करने के लिए कौन सी तंत्रिका संचारी निसारिका मांसपेशियों पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा डोपामिन, ये हमारे ब्रेन पे काम करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेरोटोनिन भी तुम्हारे पास गलत होगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी गलत हो जाएगा। एसिटाकोलिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, एसिटाकोलिन यानी तंत्रिका संचारी निसारिका मांसपेशियों पर कार्य करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कार्य करता है। जब मोटर न्यूरॉन से संकेत आता है तो एसिटाकोलिन मांसपेशिया तंतु रिसेप्टर से जुड़ता है, जिससे सोडियम का प्रवास शुरू हो जाता है और मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन देखा जाए तो ये सब ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है इनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट पे क्या दे रखा आपके सामने, 31 नंबर क्वेश्चन पे दे दिया है, कह दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज डैट कैन बी यूज टू सेपरेट, ठीक है, टू इमिसेबल लिक्विड फ्रॉम द गिवन सेपरेशन। मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इमिसेबल लिक्विड मतलब जो मिलते जुलते रहे उनको यदि मान लेते हैं सेपरेट करना है तो बहुत तगड़ा यानी सुपर सेंट्रीफ्यूगल मशीन चली जो बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे आपके ब्लड को क्या करना पड़ेगा, निकालना, WBC अलग, प्लेटलेट अलग, ठीक है, और RBC अलग और प्लाज्मा अलग को करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल करते हैं, बट यहाँ पर सुपर सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा तभी तुम अलग कर पाओगे। तो ये लिख रखा सुपर सेंट्रीफ्यूगेशन दो अमिश्रित यानी तरल पदार्थों को उनके घनत्व के आधार पर पृथक किया जाता है। मतलब अमिश्रित मिल नहीं रहे हैं तो इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जिसे PCR बोलते हैं। PCR क्यों निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई अभी कहीं कत्ल हो गया, रेप हो गया, तो उस व्यक्ति का छोटा सा DNA लाते हैं और उस पर PCR चला देते हैं, यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन चला देते हैं। ये चलने से होता क्या है, आपका एक छोटा सा DNA बहुत बड़ी DNA में कन्वर्ट हो जाता है। अब DNA का एनालिसिस कर देंगे आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो PCR तुम्हारे पास क्यों चलाते हैं, पहले दे रखा टू बाइंड प्राइम टू
टेम्पलेट डीएनए मतलब जो तुम्हारे पास एक है उससे कईयों डीएनए बना सकते हैं, टेम्पलेट डीएनए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेल्ट डीएनए स्टैंड, स्टैंड को मेल्ट करेंगे तो कहीं डीनेचर हो जाएगा, तब तो भैया कुछ आता पता नहीं चलेगा। एक्सटेंड प्राइम तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। टर्मिनेट रिएक्शन तुम्हारे पास नहीं, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ, देखिए पीसीआर जो डीएनए तुम्हारे पास क्या होते हैं, एम्पलीफाइंग होती है, ठीक है। इस लिख रखा, इस अभिक्रिया से एनिलन चरण का मुख्य उद्देश्य का टेम्पलेट डीएनए से जोड़ने में लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं बड़ा तगड़ा, बहुत तगड़ी बना देते हैं। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 50 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है। 33 नंबर क्या लिख रखा, विच एंजाइम सिस्टम इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन, मतलब इसमें से ऐसी कौन सा तुम्हारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सिस्टम औषधि उपापचयी के अंतः क्रिया में कौन करता, भैया साइटोक्रोम करता। क्या होगा, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P 450 करता है, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में सबसे ठीक अधिक साइटोक्रोम 4 यानी P 450 एंजाइम सिस्टम शामिल होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर पे वर्क करता है और अपना काम करता है। 34 नंबर क्या लिख रखा है, कह दिया फर्स्ट प्योर एल्कोलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, मतलब इसमें से तुम्हारे पास प्राकृतिक स्रोत से पृथक किया गया प्रथम एल्कोलॉइड क्या कहलाता है, आपके सामने मॉर्फिन कहलाता है, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मॉर्फिन प्राकृतिक स्रोत से पृथक किया गया शुद्ध एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। जैसे आपके सामने क्या लिख रखा, अफीम यहाँ दिया गया, मॉर्फिन दिया गया है, ठीक है। आपके सामने क्या होगा, सैटर्नम, इसकी खोज सैटर्नम में पावर सेमनीफेरम से प्राप्त किया, जो एनाल्जेसिक की तरफ प्रयोग किया जाता, दर्द निवारक होता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, 35 नंबर, मेजर डिसएडवांटेज हमसे पूछा आप जिलेटिन कैप्सूल, मतलब जिलेटिन कैप्सूल की जो ऊपर वाली कवरिंग होती किसकी बनी होती, जिलेटिन की। एक सॉफ्ट जिलेटिन होता है, एक हार्ड जिलेटिन होता है, तो यहाँ पर कह दिया तुम्हारे पास उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। पहला दे रखा आपके सामने हाई सॉल्युबिलिटी इन द ह्यूमिड कंडीशन, तभी तो पेट में गलेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एडवांटेज है। दूसरा आपके सामने पेशेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेशेंट आराम से निकल सकता, भैया हाँ सही है। लिख रखा इनकम्पेबिलिटी विद द एसिड ड्रग्स, मतलब एसिड औषधि के साथ है, ठीक है, संयोजन करता, तो ये तुम्हारे पास भैया नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, डिसएडवांटेज ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तुम्हारे पास यहाँ पर लिख रखा अम्लीय औषधि के साथ असंयोग, मतलब संयोजन करता है, संयोग नहीं करता। कास्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चर, मतलब बनाने में ज़्यादा पैसा लगता, भैया तो हर दवा में लगता, तो ये तुम्हारे पास एडवांटेज है। हमसे डिसएडवांटेज पूछा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए लिख रखा आपके सामने जो जिलेटिन कैप्सूल होता है, देखिए सुरक्षित रूप से संलग्न करने, शरीर के आसानी से पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो प्रोटीन आधारित पदार्थ होते हैं, जो अम्लीय वातावरण में अस्थिरता हो जाता है। यदि कोई औषधि अत्यधिक अम्लीय होते हैं तो जिलेटिन कैप्सूल घुलने में समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कहानी आपके सामने दिया गया है। 36 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया जेनेटिकल एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू द केमिकल इज नोन एज, कहने का मतलब तुम्हारे पास किसी रसायन के प्रति अनुवांशिक असमान अभिक्रियाशीलता को क्या कहा जाता है। पॉइजन जब रहेगा तो उसे पॉइजनिंग बोला जाएगा। हाइपर सेंसिटिव मतलब किसी ड्रग्स के प्रति आप ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो जेनेटिकली नहीं होता है, ठीक है। लिख रखा इनटॉलरेंस मतलब किसी दवा के प्रति आप सहनशीलता होते हैं, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चा आइडोसिनक्रेंसी होती है, जो संवेदन, देखो संवेदन पूछिया है तो तुम्हारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा आपके सामने आइडोसिनक्रेंसी, ठीक है। क्रेसी किसी रसायन के प्रति अनुवांशिक असमान अभिक्रियाशीलता को कहा जाता है। यह एक तुम्हारे पास क्या होगा, अप्रत्यक्ष अनोखी प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति के अनुवांशिकी कारणों का कारण बनती है। यह प्रतिक्रिया यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, समान आबादी से नहीं देखी जाती है। किसी विशेष औषध या रसायन के प्रति असमान संवेदनशीलता उत्पन्न करती हैं, जैसे अनुवांशिक रूप से या तो खुराक से असमान रूप से करती है, इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ी नहीं होती है।
नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, एनाफाइलेक्सी इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पास एनाफाइलेक्सी जो तुम्हारे पास होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव अंतर के अंतर्गत जाता है, जिसमें आईजी एंटीबॉडी क्या होती है, मध्यस्थ काम करता है। और हिस्टामिन तथा अन्य रासायनिक से यानी हिस्टामिन तथा अन्य केमिकल के स्राव के कारण से होता है, जिससे आपके श्वसन सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर में गिरावट तथा अल्प विफलता जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, जो टाइप 1 के अंतर्गत आती है। तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे पास हेन्स लॉ क्या कहता है। हेन्स लॉ कहता है कि टोटल एंथैल्पी डिपेंड होती है किसी भी प्रोडक्ट के स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट पे बताने पे। पहला दे रखा है एंथैल्पी इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, सही है, बट हेन्स लॉ ये नहीं कहता। टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड ऑन द इनिशियल तथा फाइनल स्टेट भैया 150%। क्यों? क्योंकि कोई भी अभिक्रिया कराने से पहले इनिशियल स्टेट तथा फाइनल स्टेट को ही कंपेयर करके उसकी एंथैल्पी फाइंड किया जाता है। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। अब यदि हीट निकलेगा, याद रखना एक्जोथर्मिक यानी हीट निकलेगा तो एंथैल्पी निगेटिव में चली जाती है, ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद क्या दे रखा आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ से, ठीक है, 39 नंबर 39 नंबर लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द एजोल। अब देखा भैया वहाँ पर एलामीन पूछा हुआ था, ये घुमा दे जी, एलामीन ये में कवकरोधी तुम्हारे पास है। चलो एजोल एंटी फंगल है, एजोल तुम्हारे पास फ्लुकनाजोल है, देखिए एजोल एंटी फंगल तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो घुमा के उस जैसे वो कहाँ क्वेश्चन पूछा उस तरह से ये घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलो जाने दो। कह दिया आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक सेचरीन आर, ठीक, मोनोफेसिक लिक्विड होता है। अब सेचरीन देखा जाए तो जो शुगर खाते हो उससे कम तुम्हारे पास 300 से लेके 500 गुना तुम्हारे पास मीठा होता, बट कैलोरी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो तुम्हारे पास स्वीटनर सेचरीन होता है कब प्रयोग किया जाता है, पीएच के लिए भैया नहीं, एसिडिक बेसिक थोड़ी ना। इनहांस द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब भैया बतावा स्वीटनर तो स्वीटनिंग एजेंट प्रयोग करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करी तो दिक्कत हो जाए ना, तो काहे प्रयोग करे, इसे प्रिजर्वेटिव से तोड़ देंगे। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नहीं। इम्प्रूव द टेस्ट विदाउट कैलोरी, मतलब टेस्ट तो बढ़ जाएगा बट कैलोरी की मात्रा जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो सेचरीन होता है उसमें कम कैलोरी तथा शून्य कैलोरी के साथ मिठास बढ़ाते हैं। यह तुम्हारे पास ये मुख्य रूप से मधुमेह रोगी, वजन प्रबंध, दांत की सड़न के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। सेचरीन जो तुम्हारे पास कृत्रिम मधुरक के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक हेपेरिन और इंसुलिन कैन बी ईजिली एब्जॉरेबल बाय द यानी प्रिपरेशन ऑफ, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ठीक है, आपके ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूल है हिपेरिन और इंसुलिन, ठीक। ये देखा जाए तो ईजिली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि इमल्सन नेचर के रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कब्जार हो जाएगा। इमल्सन 2 टाइप का होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है, एक ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा सस्पेंशन, लोशन, सिरप। हिपेरिन तथा इंसुलिन बड़े मॉलिक्यूल इमल्सन की विचरण द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। अब आपको अवशोषण के लिए, ठीक, देख यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ, ठीक, एब्जॉर्प्शन रेट को। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो भैया सॉल्यूशन तो इनमें है ही नहीं है, ठीक। उसके बाद इमल्सन, तो इमल्सन है तो इमल्सन पे टिक मारा। उसके सस्पेंशन, फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, शॉर्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट टैबलेट होता है, फिर टैबलेट के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं। तो सबसे तेज़ी से एब्जॉर्प्शन किसका होता है आपके सामने, सॉल्यूशन, फिर इमल्सन। यदि सॉल्यूशन होता तो सॉल्यूशन पे टिक मारते, भैया इमल्सन है तो इमल्सन पे टिक मार देना। यहाँ से देखिए सस्पेंशन लिखा, ठोस कण तरल में निलंबित रहते हैं तथा लोशन जो होते हैं मुख्य रूप से त्वचा पे लगाए जाते हैं और सिरप घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन के लिए भैया तुम्हारे पास है, थोड़ा सा देख लेना कौन तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा, उसको स्क्रीन शॉट ले लेना।
स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। अब बताओ, स्टीम मतलब डिस्टिलेशन बोले थे ना, जब अलग अलग तुम्हारे पास लिक्विड मिल जाए और अलग अलग उनकी बॉइलिंग पॉइंट होती तब प्रयोग किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन तुम्हारे पास ऐसे चीज़ के लिए किया जाता है जो भाप बन सके, जैसे वोलाटाइल आयल। क्या दे रखा आपके सामने, नॉन वोलाटाइल, भैया करे काई खातिर प्रयोग करें, वोलाटाइल आयल फ्रॉम द प्लांट होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल सॉलिड, उसके लिए तो भैया छन्नी के लिए प्रयोग कर देंगे तब भी काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो साफ लिख रखा है, स्टीम डिस्टिलेशन तुम्हारे पास क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आसवन प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग ताप संवेदी पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से आवश्यक तब होता है जब इसेंशियल आयल होते हैं, ठीक है, और अघुलनशील लेकिन भाप यानी भापशील औषधि निष्कासन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे पानी के भाप में प्रयोग किया जाता है, भाप के साथ तेल और पानी अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तुम इसका एग्जांपल दे सकते हो भाई, तवे पे लेना तेल, थोड़ा सा 4-5 बूंद डाल देना, 4-5 बूंद तुम्हारे पास पानी डाल देना। देखिए गर्म करेंगे तो तुम्हारे पास पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तेल इवेपोरेट नहीं होगा। बहुत तेज़ी से गर्म करेंगे तो दोनों इवेपोरेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, लेप्रेसी कैन बी क्लासीफाई इनटू, लेप्रेसी मतलब कोण रोग। बताओ कुष्ठ रोग होता कितने में क्लासिफिकेशन किया गया, वो 5 में क्लासीफाई किया गया है। जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, ठीक है, देखिए बैक्टीरियल होता है, ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, ये 5 वर्गों में इसे डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारी भी खतरनाक बीमारी है, याद रखना। लेप्रेसी एक बार हो जाए ना तो कहते गाँव में ना कोण हो गया, तो उसी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियां सुनते हैं। कह दिया केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ ए कंपोनेंट इन द सिस्टम इज ए डिफाइंड, मतलब तुम्हारे पास किसी निकाय के किसी घटक के रासायनिक विभवन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी पार्शियल, ठीक है, करिए पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साफ साफ देखो लिख रखा है, यह बताता है कि थर्मोडायनेमिक्स को गुण को बताता है। इस प्रणाली से, ठीक है, इस पदार्थ की मात्रा बढ़ाने तथा घटाने से कितनी ऊर्जा प्रभावित होती है इसको बताने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर 45 नंबर क्या लिख रखा है, द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन इन ए हर्बल ड्रग्स कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल रिफर टू, मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया है, हर्बल औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण में मानकीकरण शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन, पहले ये निकले भैया ड्रग्स तभी तो पैकेज करेंगे, नहीं। कंसिस्ट लेवल आप तुम्हारे पास कंसिस्टेंस लेवल ऑफ द मार्कर कंपाउंड, मतलब जो तुम्हारे पास जितना कंपाउंड है सुसंगत स्तर पे है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। मतलब ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ है तो उससे मिलावट में या कोई चीज़ अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं कितनी अमाउंट में है वो सुसंगत लेवल को स्तर मेंटेन बताता है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, यह शुद्धता, मानकीकरण और जैविक प्रभाव, मतलब शरीर के ऊपर कितना वर्क करेगा, यानी संभावित दूषित तत्वों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे मानकीकरण का अर्थ होता है, ठीक है। ये दिया गया है। 46 नंबर क्या लिख रखा, वाट क्वांटिटी मेथड हेल्प द ऑप्टिमाइज ड्रग्स स्टोर इन्वेंट्री। अब तू बतावा, ये तो हर एक बच्चे को पता है, कह दिया इन्वेंट्री मेथड के लिए बताओ कौन सा सूटेबल है। अब इसको हम नहीं बताएंगे, पहले यस WOT एनालिसिस होता है, ब्रांड इक्विटी मैपिंग होती है, या फोकस ग्रुप फीडबैक होता है, ABC क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको 46 नंबर को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर कहानी दिया गया, कितने लोग देखे इसको लिख के दिखाते हैं। इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। 47 नंबर क्या कह दिया क्वेश्चन, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाउ टू रेगुलेट यानी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस चैनल सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, नियंत्रिक पदार्थों के लिए विनियामक आवश्यकताओं चैनल चयन में कौन प्रभावित करता है। पहला आपके सामने दे दिया गया, यहाँ पर लिख रखा मेडिएट डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल, मतलब ये तो तुम्हारे पास, ये हमारे पास कंपनी को इफेक्ट करता है। अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑनलाइन बिक्री का प्रोत्साहन करना, ये इसके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस फार्मासिस्ट, हर एक लाइसेंस फार्मासिस्ट रहेगा तभी तुम्हारे पास दे पाएंगे उनको सामान, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, ठीक। इसे एक कानून बनाया गया है, जैसे जितने भी थोक वाले सामान होते हैं वो फुटकर में नहीं बेच सकते, जितनी दुकानें
बड़ी बड़ी हैं, वो सब क्या कर देती हैं। अब नॉर्मल आप कहेंगे सर हम तो खरीद लेते हैं, तो वो तो अलग बात है मेरे भाई, अब तो मोस्टली बेचते भी हैं। नहीं तो रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो थोक वाले होते हैं वो फुटकर नहीं दे सकते हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानों को दोगे जो लाइसेंस फार्मासिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट पे आपके सामने HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर आर आल्सो नोन है, उसकी नाम से जाना जाता है, स्टैटिन के नाम से जाना जाता है। स्टैटिन ही देखो साफ साफ लिख रखा है स्टैटिन। ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या कर देती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती हैं, ठीक है। HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को अवरुद्ध करता है और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैटिन का उपयोग हृदय रोगी जोखिम को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे एटोरवास्टिन हो जाएगा और सिमोवास्टिन हो जाएगा। तो ये 2 दवाइयाँ आती जो आपके सामने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया तो उसको कम करने में ये मदद करती हैं। एटोरवास्टिन कैटेगरी की दवा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके सामने यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। स्मॉलेस्ट पूछा, याद रखना, तुमको बताते चलते हैं। ये जो रहेगा सबसे लार्जेस्ट रहता है, यानी 3 जीरो सबसे लार्जेस्ट रहता है और 5 जो नंबर रहता है कैप्सूल ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए ये 3 नंबर का है, सबसे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत कितना भरा जाता है, पहले के अंदर 0.37 ml भरा जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। एक यदि तुम्हारे पास 1 नंबर का कैप्सूल रहेगा 0.5 ml इसमें फिलअप किया जाता है, सबसे छोटे में 0.15 ml फिलअप किया जाता है। mg दिया गया, mg ज़्यादा नहीं बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया 50 नंबर का क्वेश्चन। ये तो भैया इधर 49-50 नंबर इधर है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, देखिए 5 और 5 से सबसे छोटा सबसे बड़ा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट पे क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। अब आगे नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इनर्ट जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं जो बीच में सेल के बीचों बीच में ऐसे लगे होते हैं, देखेंगे ना ऐसे लगे होते हैं, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो किसके बने होते हैं आपके सामने, ग्रेफाइट, यानी कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट होता है उससे बने होते हैं। तो ये कहा क्या है जी, विद्युत रासायनिक सेल में सक्रिय इलेक्ट्रोड को उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, पहला रिएक्शन इन्वॉल्व गैस इवोल्यूशन, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्गण शामिल होता है। भैया गैस कहाँ बनता भाऊ, सेल रिक्वायर हाई वोल्टेज, अब डिपेंड करता कितने वोल्टेज का होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोड मटेरियल प्रेसिपिटेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। अब लिख रखा इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, मतलब बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तभी तो भैया करंट जाता है, ठीक। और किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। अब तो देखोगे अलग अलग कहते हैं, लेड बैटरी है, ठीक है, छोटी सी होती, कैपेसिटी तगड़ा होती है। 51 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब तुम्हारे पास ऐसे पदार्थ होते हैं जो डीएनए कहीं मान लेते कट हो गया तो उसको जोड़, लाइगेज मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मल भाषा में बायोलॉजी का गम यानी गोद माना जाता है। कट डाउन द फ्रेगमेंटेड, काटने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इसको तो हटाएंगे। बाइंडिंग, ठीक है, विथ स्टार्ट कोडान, मतलब अभी तो पहले कटा तब ना बाइंडिंग करी तो रॉन्ग हो जाएगा, स्टार्ट रिप्लिकेशन नहीं होगा। सील द कट डाउन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो यानी तुम्हारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपके कहानी इतनी। नेक्स्ट पे आपके सामने 52 नंबर क्या लिख रखा, बीगोरस एजिटेशन डूरिंग द फिल्ट्रेशन में भी लीड टू, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, निस्पंदन के दौरान प्रबल प्रक्षोभन से हो सकता है, मतलब जैसे छानेंगे ना तो ऊपर क्या बचेगा, केक बचेगा, संघनन प्रवाह की कमी हो जाएगी। अब जैसे अभी वो छानते हैं, चाय छानते हैं, देखिए चाय छन्नी में केक जमा हो जाता है, जो नीचे गिरने की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, वही चीज़ प्रवाह कमी हो जाती है। अब क्या दे रखा आपके सामने, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इसको भैया आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए। वहाँ पर आपसे सामने क्या क्वेश्चन पूछा था आपके सामने, स्मॉलेस्ट, वही चीज़ यहाँ भी पूछ दिया गया। चलो इसको हम ठीक है घुमा के यहाँ पर लार्जेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में इसको लार्जेस्ट करके दिखाना, लार्जेस्ट बताओ कैप्सूल कौन है, ठीक। चलो ये हो गया।
नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने, पैराबेन एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव बाय द। पैराबीन जो तुम्हारे पास होता है वो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा ऑक्सीडाइंग पैथोजन होता, मतलब नहीं। ऑक्सीडाइज के लिए जैसे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक एनिसॉल होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक टोल्यूइन होता है, ये एंटी ऑक्सीडेंट की तरह प्रयोग काम किया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिस्टर्ब द माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन। हाँ, जो तुम्हारे पास जैसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, मर जाएगा। तो भैया सही है, यही प्रिजर्वेटिव यही वर्क करता है। जैसे अभी अरे अचार में तुम नमक ढेर कुल झोंक देला, नमक जब डाल देंगे तो वहाँ पर मान लेते माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो पहुँचते ही नमक बैक्टीरिया के अंदर से क्या कर देगा, पानी निकाल देगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखो पैराबीन तुम्हारे पास सिंथेटिक रसायन होता है जो मुख्य रूप से प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव कोशिका झिल्ली को भंग करता है, जिससे तुम्हारे पास काम हो जाता है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास ये लिख रखा कॉस्मेटिक, शैम्पू तथा मॉइस्चराइजर, डेंड्राइट्स में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या दिया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, कितना हो जाएगा आपके सामने H2SO4, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा 98 भागा में क्या करो 2 कटा तो 4 हो जाएगा, 8 दूनी 9 दूनी 18 हो जाएगा, 49 तुल्यांकी भार आएगा आपके सामने। ये तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे में 2 होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा देखो, यानी 49 दिया गया। चलो देखो, अणुभार बराबर अम्ल की क्षारकता, मतलब उसमें तुम्हारे पास कितनी क्षारकता है। ठीक है, यदि पीएच वैल्यू पे देखा जाए तो इसकी 2 होती है, 2 से डिवीजन करेंगे काम, HCl का 1 होता है। ठीक है, 56 नंबर क्या लिख रखा, प्राइमरी मैकेनिज्म इन द फ्लूइड बेड मिक्सचर, मतलब तुम्हारे पास फ्लूइड में जो बेड मिक्सचर होता है उसमें क्या किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कन्वेंशन पे वर्क करता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है ना, इसी पे बेस काम करती है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, 57 नंबर कह दिया है, क्षीर पाका किस प्रकार किससे प्राप्त किया जाता है, कसीरा पाका बताओ किससे प्राप्त किया जाता है। मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं तो दूध में लंबे समय तक उबालते हैं। ठीक है, उबालेंगे तो जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा उसी को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे दिया गया, पहले दे रखा है प्लांट बॉइल्ड इन एथेनॉल, एथेनॉल में नहीं प्रयोग किया जाता, बॉइल्ड इज मिल्क, मिल्क के साथ प्रयोग किया जाता। देखिए यानी देखो इसका यानी आयुर्वेदिक विधि है तो इसमें औषधि को पौधे को दूध में उबाल कर छान लिया जाता, और यह प्रक्रिया औषधि गुणों को दूध में यानी समाहित करने में मदद करते हैं। अब दूध को अलग निकाल लेंगे, जो अब इसको पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बेटर रहेगा, शरीर की पोषण देता है। ठीक है, और आंत वात तथा पित्त को संतुलित करने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिक तथा बेसिक नेबन को मेंटेन करता है। ठीक है, 58 नंबर, हुई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल इन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, IQ प्रोटोकॉल बताओ कौन कंट्रोल करता है। ये भैया QC करती है, क्वालिटी एश्योरेंस करती है। पहला आपके सामने दे रखा है इक्विपमेंट वेंडर, भैया ये तो इक्विपमेंट के लिए होता है। रेगुलेटर इंस्पेक्टर भैया ये नहीं करता है। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर भैया नहीं करता, देखिए QA दिया गया, ये डिपार्टमेंट होता है जो कंट्रोल करता है। ठीक, जो CGMP का नाम सुनेंगे, देखिए उपकरण का जांच करता, सत्यापन करता, दस्तावेज देखता, स्वीकार करेगा तो देगा आपको लाइसेंस, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर देगा। कह दिया बॉक्सर फ्रैक्चर इज यानी बॉक्सर फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर आप, मतलब जैसे बॉक्सिंग जो करते हैं ना, अब हाथ ये ऐसे मारते मारते तो ये कार्पल तथा मेटा कार्पल उसमें डैमेज होता है। कह दिया फेशियल बोन, फेशियल मतलब जब फेस पे पंच लगेगा तभी ना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, पेल्विक मतलब पेल्विक ग्रडिल नीचर का होता नहीं, यहाँ पर मेटा कार्पल और कार्पल डैमेज होता है। देखिए साफ साफ लिख रखा, मेटा कार्पल आमतौर पर जो तुम्हारे पास हड्डी होती हो, फ्रैक्चर आमतौर पर होती है, हाथ की अंगुली होती है। रिंग फ्रैक्चर के पास पिंचिंग सीधे पंच करने के कारण होता है। ठीक है, नहीं देखें बहुत भयानक टाइप में मारते, मुंह होते मारते मुंह जबड़ा बड़ा टूट जाता है। ठीक है, बॉक्सर में 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू हेकल रूल एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, आपको बता देना चाहिए 4 न्यूट्रॉन होना चाहिए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। 4, ठीक है, 4 माइनस में 2 भैया, माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, 4 प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से।
देखिए साफ साफ लिख रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यन मतलब 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, ठीक है। कक्षक की संख्या, चक्री यानी सक्रिय संरचना बनाते हैं यौगिक बंद एक चक्कर यानी साइक्लिक होते हैं। sp2 उसमें संख्या प्लेनर होता है। नेक्स्ट में 61 नंबर क्या लिख रखा है, ए स्टे कलर लिक्विड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द, ठीक है, रिमूवल ऑफ द फॉर्मेड एलिमेंट इन ब्लड इज नोन एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये आपके सामने ब्लड की कहानी है। ब्लड से मतलब तुम्हारे पास एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल। सेल के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और ये आपके सामने प्लेटलेट होता है। तो यही तो होता है। तो ये क्या कर देता, कलर होता, जो भूसे कलर का होता वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा कहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, यहाँ से कहानी कह दिया आपके सामने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीरम। तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट निष्कासन के बाद भूरे रंग का तरल प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है सब प्लाज्मा ही कहलाता है, ठीक है। वो प्लाज्मा कहलाएगा इजी तरीके से, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए तो भैया सीरम कहलाता है। मतलब जैसे ब्लड लिए हैं, ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो थक्का बनाने वाले, तब बन जाएगा आपके सामने सीरम। कितना हो जाएगा आपके सामने 62 नंबर। विच ड्रग्स इज डायरेक्टली एक्ट वसोडाइलेटर, मतलब इसमें से तुम्हारे पास ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो वसोडाइलेटर पे वर्क करती हैं। पहला दे रखा आपके सामने मेटाप्रोलॉल, ये वासोडाइलेटर पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करती। मिनॉक्सोडिल, मिनॉक्सोडिल देखो करती क्या है, कभी कभी देखेंगे आप बाल है, ठीक है, यानी बाल किसी का ख़त्म हो जाता, गिरने लगता है तो मिनॉक्सिडिल का प्रयोग करते हैं। ये जो यानी ग्लैंड होती है उसको थोड़ा सा चौड़ा करता है, चौड़ा करता है तो यहाँ से बाल आराम से निकल जाती है। मिनॉक्सिडिल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वासोडाइलेटर का काम करती है मिनॉक्सिडिल के, ठीक है। ये अब डायरेक्टली ये वर्क करती है मिनॉक्सिडिल, देखिए किसी को, अब तुम सर्च करना नॉर्मल भी पता चल जाएगा। मिनॉक्सिडिल होता था बायोटीन, ये टैबलेट खाते हैं जिसका बाल झड़ जाता है, वो मिनॉक्सिडिल उसको चौड़ा कर देगा, चौड़ा कर देगा जिससे बाल आराम से निकल जाएगा। बायोटीन प्रमोटर का काम करता है और बाल वापस आ जाएगा, ठीक है। बाल भी जाना बड़ी खतरनाक बीमारी है भैया। देखो ये रक्त यानी हाई ब्लड प्रेशर में काम करती है, यानी हृदय रोगी तथा हृदय संबंधी उपचारों में प्रयोग किया जाता है, बालों संबंधी में प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, यदि अपने शरीर के अंदर देखा जाए तो फ्री रेडिकल देखने को मिलता है तो वो कॉजेज करेगा ऑक्सीडेशन और सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो कह दिया कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कोशिकाओं को ऑक्सीकृत क्षति पहुंचाना मानव शरीर में मुक्त मूलकों का हानिकारक प्रभाव है। मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील अणु होते हैं जो कोशिकाओं की संरचना डीएनए प्रोटीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऑक्सीडेज स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं, बढ़ते उम्र, कैंसर तथा तुम्हारे पास हृदय रोग समस्याओं जुड़ी समस्या हो सकती है। तो इस तरह से काम करते हैं। अब आते हैं 64 नंबर, मेटल डिटेक्टर। मेटल इन आयन डिटेक्टर यूज किया जाता है भाई, कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन तब होता नीचे जो प्रेसिपिटेट तली में बैठ जाता तब प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीडेसिव रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है भैया अलग है, जिसमें एसिड बेस आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें हम मेटल आयन इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। 65 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यानी पेरेंटल एंटीकोगुलेंट। मतलब इसमें से तुम्हारे पास कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो तुम्हारे पास पेरेंटल तुम्हारे पास क्या होता है एंटीकोगुलेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एपाक्स यानी एपीजाबिन होता है, ठीक है, अपवर्तनांक होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। वारफारिन सोडियम भी देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है प्रयोग किया जाता है, बट ये ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर रहता है। ये प्रमोटर के लिए भाई इसमें हम क्या कर देंगे, विटामिन के का प्रयोग कर देंगे तो इसको प्रमोट करके काम करा देता है। इससे ज़्यादा मोस्टली दिया नहीं जाता, ये ज़्यादा बहुत हायर कंडीशन रहेगा तब देंगे, नहीं तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा आत्रेतम मतलब पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है। वही तो ऊपर क्वेश्चन पूछा ले हो है भैया एक मारा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ वही दोबारा क्वेश्चन बता दिए जो हार्ट अटैक वगैरह में ये समय प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके सामने 67 यानी 67 नंबर, व्हाट इज द पी
पॉली ग्लाइकोप्रोटीन इन द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, मतलब तुम्हारे पास औषधि के अवशोषण में पी ग्लाइकोप्रोटीन की भूमिका क्या होती है। पहला आपके सामने क्या दे दिया गया यहाँ पर, फैसिलिटेट अपटेक होता भैया, ये तुम्हारे पास पी ग्लाइको एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होता है। इन्हांस एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए काम नहीं करता, एक्ट एंड रिसेप्टर नहीं काम करता है, मेडिकेटेड इफ्लक्स करने का काम करता है। तो यानी तुम्हारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इनका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर लिख रखा, ब्रेन ठीक, ब्लड ब्रेन यानी बैरियर होता है, उसके द्वारा पार करके प्रोटीन रेसिस्टेंस ABC और तथा MDR पे काम करता है। 68 नंबर क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ठीक इज यूज फॉर द गैसियस इंस्टॉलेशन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो गैसियस इंस्टॉलेशन में प्रयोग किया जाता है। हर एक बच्चे को पता है मेथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इथाइल ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये गैसियस फॉर्म में होता है, इंस्टॉलेशन में बहुत सूटेबल काम करता है। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे क्या लाते हैं तुम्हारे पास, यहाँ से कह दिया अकॉर्डिंग टू GMP आर स्टलाइड डोजेज फ्रॉम विच ग्रेड क्लीन एरिया इज यूज फॉर प्रिपरेशन एंड फिलिंग, मतलब तुम्हारे पास इसमें जो GMP के अनुसार जो तुम्हारे पास स्टलाइज एरिया औषधि के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप किया जाता है भैया, ग्रेड A, क्योंकि स्टलाइजेशन बहुत 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 ज़रूरी होता फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, क्योंकि एक भी जाएगा तो GMP क्या होगी, बर्बादी की तरफ चली जाएगी, जो ग्रेड A के अंतर्गत रखी जाती है। जैसे इसके अंतर्गत इन्फ्लुएंजा आते हैं, सोल्यूशन होते हैं, आई ड्रॉप तथा कुछ विशेष टॉपिकल दवाइयाँ आती हैं जो इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, लैटिन तथा इंग्लिश नेम ऑफ द क्रूड ड्रग्स कंसीडर द क्लासिफिकेशन ऑफ है भैया, अल्फ़ाबेटिकल होता है इसी के अनुसार रखा जाता है। ये फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह दिया आपके सामने केमिकल क्लासिफिकेशन, ये केमिकल के आधार पर यानी कौन सी दवा में कौन सा केमिकल पाया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल को A से लेके Z के अनुसार रखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये होगा। इतना तुम्हारे पास क्या था भैया, फार्मा वाला पोर्शन था। क्या होगा, 30 जो क्वेश्चन था आपके सामने फार्मा। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने नॉन फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब इधर ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैथ में थोड़ा टाइम लेगा, नहीं तो ये सब GK GS वगैरह तो इससे मार देंगे। लिख रखा है विच कमेटी रिकमेंडेड हैव लॉन्ग बीन, ठीक है, लॉन्ग बीन इन्फ्लुएशन इन यानी डिफाइनिंग ए पॉवर्टी लाइन इन इंडिया यूजिंग द यानी कंज्यूम एक्सपेंडेटिव अप्रोच, मतलब तुम्हारे पास उपभोग व्यय दृष्टिकोण क्या उपाय करके भारत में गरीबी रेखा को प्रभावित करने वाले तुम्हारे पास सिफारिश लंबे प्रभाव की प्रभाविता के अंतर्गत रखी जाती है। वो तेंदुलकर कमेटी होती है। ये कब स्टेबलाइज की गई थी, 2009 में की गई थी। ये बताते हैं कि यानी गरीबी रेखा के उपभोक्ता का व्यय कितना है, ग्रामीण और शहर में कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा, शिक्षा कैसा। ये अब सोच सकते हो अपना देश कितने 111वें नंबर पे भूखमरी में है, इतना गरीब है। 5 किलो राशन सबको मिलता भैया। सरकार को इसको थोड़ा सा बंद करना चाहिए। इसके लिए अच्छी अच्छी नौकरियों का क्या होना चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बैठाना चाहिए और लोगों को रोजगार देना चाहिए, जिससे ये काम होगा। बट नेताओं का काम ही है कि लोगों को गरीब रहेंगे। अब बताओ, पढ़े लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे भाई। गरीब रहेंगे तो आप केवल उसी गरीब रहेंगे। आदमी क्या सोचता है, देखिए गरीबी आदमी सोचता सुबह उठा कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं मजदूरी मिल जाए, यही सब काम करता मेरे भाई। अब सुबह आए, दिन भर काम किए, शाम को आए, थोड़ा सा घर की साफ सब्जी, फिर रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। अब धनी रहेंगे तो सरकार से क्या करेंगे, सवाल क्वेश्चन करते। नेता लोग तो यही चाहते हैं कि आप गरीब रहें। सबके जितने भी मोस्ट ऑफ द नेता होंगे, देखें उनके बेटे विदेश में पढ़ रहे होंगे और हमारे चौरैया स्कूल में पढ़ रहे होंगे। जिसमें अभी देखिए यूपी में ही क्या किया गया था, दूध वाले पोर्शन में, ठीक है, 1 बाल्टी दूध था, आधा लीटर की 2-2 पैकेट, या मान लेते 1-1 लीटर की 2-2 पैकेट मिला के पिला रहे हैं भाई। इतना लेवल है। उनकी भी गलती, स्कूल वाले की गलती नहीं, फंडिंग ही कम होती मेरे भाई। हम रियल जाके पूछे, हमारे गांव पे एक छोटा सा स्कूल था, हम पूछे हुए थे, फंडिंग ही नहीं होती, पैसे की फंडिंग नहीं होती। खाएंगे तो उसमें प्रधान खा जाएंगे, प्रिंसिपल खा जाएंगे, तो बताओ लड़के का खाएंगे हैं। ठीक है, इतने घटिया लोग हैं, आप सोच सकते हो, इतने वैसे टाइप में है अधिकारी।
ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चनों को। कह दिया आपके सामने तरुण और वरुण शहर ए से बी की ओर 57 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से जाते हैं। यदि यानी अरुण तरुण से 30 मिनट पहले पहुंच जाता तो इनके बीच का अंतर दूरी ज्ञात करना। मतलब ये आपके सामने जो दूरी है यहाँ पर चाल बराबर आपके सामने कितना होता, दूरी बटे में समय होता। ठीक। अब देखिए चाल कितना दे रखा, इतना। ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा, बीच की दूरी, तो यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा आपके सामने गुणे में। अब इनके बीच का अंतर पूछा हुआ है तो इतना बटे में क्या कर सकते हैं, ये वरुण है, याद रखना वरुण की दूरी हमसे पूछा, बीच की दूरी। तो वरुण कितनी तेजी से चल रहा है, पहले तरुण का निकाल लेते हैं। ये आपके सामने डी तरुण हो जाएगा, तरुण 57, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 57 लिख देते हैं, अंतर है तो माइनस लिख देते हैं। और वरुण कितना तेज से चल रहा है 60 किलोमीटर बराबर में। अब समय 30 मिनट लग रहा है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 33 बटे में 60 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 60D और माइनस में कितना हो जाएगा 57D बटे में, इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं 57 गुणे में 60 कर देते हैं बराबर में 33 बटे में 60 कर देते हैं। 60 में से 57 जाएगा तो आपके सामने कितना हो जाएगा 3D आ जाएगा बटे में, एक गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अभी कट जाएगा। 33 गुणे में आपके सामने 57 गुणे में तुम्हारे पास 60 बटे में 60, 60 से 60 काट दो, 3D बराबर आपके सामने 33 और गुणे में तुम्हारे पास 57। अभी ये D ऐसे रहने, गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। D बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा 33 गुणे आपके सामने 57 बटे में 30, 11 तिया 33, तो D बराबर आपके सामने 11 गुणे 57, 11 गुणे 57 करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा टोटल, और टोटल आपके सामने ये 3 है ना, तो 11 तिया 33 काट पीट के ले लिया, कितना आ गया 57, 3D, ये 33 मिनट है। ठीक है, 33 मिनट है तो इसको 57 इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रुक जाओ। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, इसका गुणा किए हैं 627, 627 तो ये वाला इसका गुणा कर देना भाई, 627 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये 72 नंबर क्वेश्चन था। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, अब यहाँ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, यदि आप सेल पढ़े होंगे तो सेल के बीचों बीच एक आर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस है जो सिंगल कवर भाई या डबल कवर होता, बटावा हटावा। न्यूक्लियस कंटेन माइटोकांड्रिया, यानी न्यूक्लियस के पास तुम्हारे पास माइटोकांड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, न्यूक्लियस के पास पोर होता है। यदि ये रियल में तुम बनाओगे तो इस टाइप से पोर होता है। ठीक है, ये पोर हो गया आपके सामने इधर, यह हो गया यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमेटिन बोलते हैं, आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है। तो सी इज द यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइटोकांड्रिया के बारे में थोड़ा सा याद रखना, एटीपी के फॉर्म में निकालता है, इसे करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, और माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, जो प्लांट का किचन होता है उसको कहा जाता है। तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आपके 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव द, ठीक है, हैव ओरिजिन ज्यूरिस्डिक्शन टू एडजुकेट डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन आर मोर स्टेट बिटवीन द डिफरेंट। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के विभिन्न राज्यों के बीच विवादों के निपटान करने का मूल अधिकार प्राप्त होता है। वो आर्टिकल 131 के तहत होता है। ठीक है, तो उनकी कहानी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, यहाँ पर आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर क्या पूछा, वाई इज द कोऑर्डिनेट इफर्ट फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सतत विकास के लिए सरकार के सभी स्तरों से समन्वित प्रयास क्यों आवश्यक है। पहला आपके सामने दे रखा है, यह पर्यावरण समाधानों के निजीकरण की सुविधा करते। पर्यावरण निजी थोड़ी ना हो सकता भैया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट हेल्प द, ठीक है, इट हेल्प द इंटीग्रेटेड सोशल तथा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंटल सस्टेन। मतलब यहाँ का रखा ये है सामाजिक आर्थिक विकास के पर्यावरण
संसाधारणीय के साथ एकीकृत करने में सहायक होता है। सही है, ठीक है। पैसा भी बचे हो और तुम्हारे पास इन्वायरमेंट में भी बचे, तुम्हारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ की कहानी सुनते हैं। कह दिया है केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सीमा बढ़ा दी गई है। भैया 5 लाख बढ़ा दिया गया है। कितना? 5 लाख बढ़ा दिया गया। इसी पे सब काम हो रहा है, ठीक है। 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया, उसी के अंतर्गत अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यहाँ भी कहानी सुनिए, ठीक। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। यल यम एन ओ डब्ल्यू एक्स वाई, चलो कोई टेंशन नहीं, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है, रविवार को समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास देखिए सोमवार से शुरू होती है, सोमवार, ये मंगलवार, ठीक है, ध्यान से सुनना। मंगलवार के बाद क्या हो जाता है? बुधवार आ जाता है, बृहस्पतिवार आ जाता है, सोम मंगल बुध बीफर, उसके बाद आपके सामने क्या आ जाता है? शुक्रवार आ जाता है। क्या हो जाएगा? शुक्रवार, उसके बाद आपके सामने शनिवार आ जाता है, ठीक। चलिए, से शुरू होकर समाप्त हो जाती है शनिवार, फिर रविवार लिखा मरते रविवार, वो पेपर भइल बने। चला, यक्ष से पहले वाई की परीक्षा होती है, यानी यक्ष से पहले वाई की परीक्षा हो जाती, तो वाई पहले दे दिया, चलो कोई टेंशन नहीं। अब यक्ष से पहले, तो यहाँ पर यक्ष हो जाएगा, कौन टेंशन नहीं। ध्यान से सुनना, देखिए यक्ष से पहले वाई की परीक्षा, तो वाई पहले लिख दिया, यक्ष के पहले वाई की परीक्षा हुई है। यम और यक्ष के बीच केवल 3 व्यक्ति परीक्षा, यानी जो तुम्हारे पास यहाँ पर मान लेते हैं आपके सामने यम दिया गया, यम और यक्ष के बीच 1 2 3 व्यक्ति, देखिए क्या दे रखा, यम और यक्ष के बीच 3 व्यक्ति हैं, यम और यक्ष के बीच 1 2 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति यहाँ हो गए। अब आगे क्या दे रखा है आपके सामने, डब्लू की परीक्षा ओ से पहले होती है, यानी तुम्हारे पास डब्लू जो है, ठीक है, डब्लू जो है ओ से पहले होती है, तो ओ से पहले, तो यहाँ पर हम मान लेते ओ से पहले आपके सामने डब्लू की परीक्षा हो गई है यहाँ से, ठीक। फिर क्या कह दिया है, से पहले किसी दिन होती, पहले किसी भी दिन रख सकते हो, तो ये तो खाली नहीं है, तो यहाँ पर हमने रख दिया। यन के बाद किसी दिन हो रही है, यन के बाद हो रही है, तो यन हम क्या कर देते हैं, यन के किसी दिन बाद, यन के किसी दिन बाद, तो डब्लू और ओ से पहले होता। चलो, यल के कितने व्यक्ति तुम्हारे पास परीक्षा देंगे, यल तुम्हारे पास एक का बच्चा यल होगा, तो यल के बाद कितने परीक्षा देंगे, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग, भैया 4 लोग बचे, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में क्या दे दिया गया यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, 4 पे टिक मार देना, यहाँ से देखिए हल वही दिया गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, 68 नंबर लिख रखा, विच रूल इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस अलाही दरवाजा, ठीक है, अलाही दरवाजा, ये आल्सो नोन एज अलाउद्दीन दरवाजा, अलाउद्दीन खिजली के द्वारा ये बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिजली इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th यदि विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो भान देंगे भान से। अब देखिए क्या लिख रखा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड शो दिया गया। कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट याद रखना इलेक्ट्रॉन के विपरीत हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करता है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट याद रखना आपके सामने हमेशा इधर रहेंगे। क्या रहेंगे आपके सामने, करंट, सी फार क्या हो जाएगा आपके सामने, करंट हो जाएगा, यहाँ से करंट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने ये दिया गया है। अब हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। इसको हम छोटा करते हैं तो आपके देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यदि पढ़े होंगे तो अंगूठा क्या बताता है आपके सामने, फोर्स की दिशा के बताता है, और एम फार मैग्नेटिक बताता है, और सी फार करंट बताता है। अब देखिए करंट कहाँ पर है, इस दिशा में है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, ये आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और ये करंट की दिशा, और ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ, पेज से बाहर, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन देखा जाए तो अभी ग्रुप डी हुआ, कम से कम 1-1.5 महीना पे क्वेश्चन पूछा था, हर एक क्वेश्चन में ये पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको सामने याद करना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दें। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बाहर की तरफ होगा। दोबारा बता देते भाई, देखिए ये
करंट इधर तुम लगाओ, ये आपके सामने फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा देखो बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ आएगा तो बाहर की तरफ। अब मान लेते करंट इधर रहे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, इफ द लेटरल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इतना दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इतना दिया गया, तो वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की ऊंचाई यानी क्षेत्रफल इतना दिया रखा, 2 पाई आर एच लगाएंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे लगभग इतना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना हो जाएगा 139.74 होता है, ठीक है, तो यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैथ वाले क्वेश्चन से पूछा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ मेरे भाई जरूर लेके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बड़ा अच्छे से, क्योंकि सोल्यूशन भी बढ़िया तरीके से दिया गया है। 81 नंबर क्या लिखा, विच की फीचर ऑफ द थॉमस यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल हेल्प टू यानी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल ऑफ द एटम। मतलब तुम्हारे पास थॉमसन परमाणु मॉडल के किस प्रमुख विशेषता परमाणु के विद्युत उदासीन की व्याख्या करता है, यानी परमाणु कैसे तुम मानोगे उदासीन होता। पहला आपके सामने दे रखा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगाते हैं, 100% सही, बट ये न्यूट्रल नहीं कहता है। न्यूक्लियस कंटेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता प्लस में न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो ये भी सही है, बट ये न्यूट्रल नहीं मान कहता है। पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता, तो ये भी तुम्हारे पास बताता है कि यानी एटम है। यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों तरफ इक्वल रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया यहाँ पर, हिंदी इसका वर्जन देख लिए, भारत में राजनीति निर्देशक सिद्धांत को परिवर्तनी का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। तो ये करता क्या, ये गैर न्याय विचार योग्य दिशा निर्देश इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किए नहीं किया जा सकता है, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। ये अनुच्छेद देखिए, संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 का वर्णित करता, अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, अब नैया पार हो गई, घबराइए ना थोड़ा सा और है। कह दिया आपके सामने स्टेटमेंट पहला, ए पीस ऑफ आयरन प्लेस इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कॉपर यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 है, अब प्लस में क्या कर दिया आयरन या फी ले लिया। ठीक, ये जब रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, ये इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या लिख रखा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव आयरन ये रिप्लेस, ठीक है, आयरन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। कॉपर भैया कम रिएक्टिव है तुलना में आयरन के, तो ये स्टेटमेंट भैया क्या हो जाएगा आपके सामने गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बचा डी इज द, क्यों ये डिस्प्लेसमेंट, इसको पूरा रिएक्शन कहोगे, लिख देंगे कॉपर सल्फेट है, जब क्या कर देता है Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बनाएगा, ये F है FeSO4 बनाएगा कॉपर। तो बताइए Fe देखा जाए, अरे तुम लोहा का दरवाजा और कॉपर का दरवाजा लगाओ तो लोहा बताओ तेजी से क्या होगा, बिल्डिंग में जंग पकड़ेगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कह दिया ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है भैया, स्टेटमेंट वो गलत हो गया, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया 5/8 गुणे में 24/25 प्लस में 9/5 माइनस में 4। अब इसको काटना पीटना है। देखिए ये आपके सामने 8 तिरिक 24 5वां 25 5/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिरिक 24 ये हो जाएगा आपके सामने, देखिए कर देते हैं, देखो 8 तिरिक 24 अब 5वां 25 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/5 माइनस में कितना हो जाएगा आपके 4/1 कर देते हैं, 3 आपके सामने 5 प्लस में ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देते हैं, 9 × 9 माइनस में 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, 5 चौका 20 हो जाएगा, बटे में आपके सामने 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 3/5
3/5 और प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तुम्हारे पास 9 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा -11 बचे में 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5 और यहाँ माइनस हो जाएगा 11/5, सेम है तो भैया 5 लगा दीजिए। 3 माइनस में 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, माइनस में 8/5, तो यहाँ पर -8/5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन दिया गया था। अब आते हैं तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन, कह दिया कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है, तब काम हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से कन्वेक्स मिरर क्या दे रखा आपके सामने, देखिए 2 तरह का मिरर होता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया गया, तो उत्तल दर्पण ये हो गया। याद रखना उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु की तुलना में आपके सामने छोटा बनाता है। जैसे सीधे जाएगा तो फोकस से आएगा और ये सीधे चले जाएगा आपके सामने इमेज का फर्क, यानी उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। क्या दे रखा है, इन्वर्टेड, भैया पहले ही उल्टा दिल बा, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनाता, छोटा और यानी उल्टा तक कब्बो नहीं बनाए। अब कहेंगे गुरुदेव कैसे अब जानेंगे उल्टा, गाड़ी के जो बगल में शीशा लगा होता है वही भैया उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण बताओ उल्टा ट्रक का बनाता नहीं, इरेक्ट बनाता सेम साइज ऑब्जेक्ट भैया नहीं, इरेक्ट बताता डिमिनिश सीधा और छोटा बनाता, इसीलिए देखेंगे उतना बड़ा ट्रक है उसको छोटा बना के हमारे शीशे में दिखा देता है। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पर कहानी दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिया गया है, ए को ACT को 1 2 2 माना है, 1 2 ठीक 1 2 3 माना है, और ए को I से भागाते हैं तो +8 और C को K से भागाते हैं तो क्या हो जाएगा +8। उसके बाद आपके सामने क्या कर देते हैं, T को B से भागाते हैं तो यहाँ पर +8, यानी +8 करके ये अंक लाया गया है, फिर +8 करके ये अंक लाया गया है। तो नीचे तुम्हारे पास 123 ये होगा, माइनस में 13 करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा 110 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में तुम्हारे पास 13 करेंगे 97 हो जाएगा, 97 में से 13 करेंगे 84, 84 में से 13 माइनस करेंगे तो 71 हो गया। अब ये जब सीक्वेंस करेंगे इसके लिए ABCD आपको अरेंजमेंट करके ये तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है, CIZ तुम्हारे पास C इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारे पास ठीक है रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 80 यानी 87 नंबर कह दिया है विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट तुम्हारे पास एशिया फिल्म अवार्ड 2025, मतलब किस भारतीय फिल्म ने एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वप्रथम पुरस्कार किया गया था। ऑल इज ठीक, ऑल यानी क्या लिखा, ऑल वी इमेज एज लाइट होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑल इमेजिंग वे एज लाइट होती है, ठीक है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ का पदक दिया गया था। 88 नंबर क्या लिख रखा है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा एक गाड़ी को फेंका गया बम लक्षित निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, वो तुम्हारे पास लिस्टक मजिस्ट्रेट डंगलसक किंग फोर्ड के नाम हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया था ने किया हुआ था, ठीक है, यानी किंग लिख रखा। किंग फोर्ड उस समय मुजफ्फरपुर में तैनात एक ब्रिटिश जज थे जो अपने कठोर फैसले के कारण यानी क्रांतिकारी को निशाने पर रखते थे, ठीक है। आपके सामने कितना हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसको ज़्यादा तुम नो पढ़ो, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ से, ठीक है, ये दो को कंपेयर कर दो। 59 के 71 है तो मतलब हमने क्या कर दिया प्लस में 12.6 किया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया प्लस में 12.6 किया। इसमें से कौन सा है कि जिसको जोड़ने पर ये आ जाएगा, ठीक है, तो C 65 में से क्या कर देंगे 12.6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 12.6 से ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा, 6 3 12 से कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको रीजनिंग वाला टाइम में जोड़ना पड़ता है। 90 नंबर क्या लिख रखा है, 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करती। इस टाइप से मेरे भाई लिख को ले लो, ये क्वेश्चन तो भैया आपके एग्जाम में रखा गया क्वेश्चन, और ABCD वाला जो बताए हैं रीजनिंग वाला वो भी एक क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम में रखा गया, उसकी टेंशन न लेना। इस टाइप से आता है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 9 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं, 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो ये आपके सामने सोल्यूशन दिया गया है, तो टोटल कितने दिन में काम होगा बाबू, ठीक है, यहाँ से आपके सामने 25 दिन में कार्य होगा। ये आपके सामने सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप तो बड़ा ही कर ही सकते हैं यार, ठीक है, 45
ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास 90 के 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्स फॉर द यानी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय के साथ प्रजातियों की सर्वाइवल के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर देखिए पहला दे रखा आपके सामने वेरिएशन, मतलब वेरिएशन भिन्नता तो होनी ही होनी चाहिए, तो ये तो सही है। यानी रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपने जैसा जाति पैदा कर देंगे, तो ये भी सही है। हैबिटेट एलिजिबिलिटी, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हैबिट होती है। अब शेर को तुम घर में लाके पालोगे तो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये भी सही। हमसे नाट पूछा है एस्ट्रोलॉजिकल, बताओ कोनो आइल ज्योतिषी बोल देला ऐसी नहीं ऐसी हो जाए, ऐसी नहीं ऐसी हो जाए हैं। कभी जैसे हमारे तो कोई पखंडी बाबा आए कहेंगे घर के नीचे खोदा बड़ा 1500 किलो सोना निकली, खोदाइल कुछ ना निकला तो बल भर उनके मारा पहले मतलब ज्योतिषी तो अलग चलते हैं, हाथ ते रेखा बता देंगे ऐसे हाई तो और इधर जाता तो आर विवाद 4 लड़की सोई 18 ठी लड़का पैदा हुई, तू नई उम्र में मर जाइबा, मतलब हाथ से देख के यदि कर देते तो कर्मा पे कहीं बिलीव करते भाई। कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। 100% अपना किसी भी एग्जाम में 100% आप दीजिए, किसी भी क्षेत्र में। यदि आप फार्मेसी के क्षेत्र में है तो 100%, जैसे मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं तो करीब बड़ा मेडिकल स्टोर खुलल बारी कैसी बिक्री उक्री हुई, अपना 100% ईमानदारी के साथ दीजिए, एक दिन जरूर से ज़रूर आप सक्सेस होंगे। जैसे मान लेते एग्जाम की तैयारी करें 100% दीजिए कि नहीं, अरे दिन में सूत लेते 3-4 घंटा फिर मजा करब, कोनो टेंशन नहीं, एक ठीक पेपर देखा वरना तो निकल ही जाए, तब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया भैया, कोई ना कोई आप जब सो रहे हैं तो कोई ना कोई बंदा पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो यानी कंपटीशन तगड़ा है तो ठीक, तो ये तुम्हारे पास एस्ट्रोलॉजिकल ये भैया इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये दिया गया आपके सामने, यहाँ पर कह दिया अंडर विच स्कीम विल बी रजिस्टर, क्या लिख रखा, जीज वर्क ऑन दैट ई श्रम पोर्टल सर्विस बेनिफिट द, तुम्हारे पास कहने का मतलब अभी ई श्रम कार्ड लोगों को बनाया जा रहा था, ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग श्रमिकों को 2025 में किस योजना से अंतर्गत जोड़ा जाएगा, तो वो तुम्हारे पास आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी देखो ई पोर्टल पे तुम्हारे पास 2025 में यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है, यानी जो इसी से जोड़ा गया ना, तो क्योंकि जेनरिक मेडिसिन आई थी तो लोगों को यही दवाइयाँ दी गई जो गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 93 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट बाय द ग्रोथ हार्मोन, मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन यानी ग्लैंड है जो सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, पूरी शरीर को प्यूटिटी ग्लैंड करती है, क्या कर देती है, प्यूटिटी ग्लैंड करती है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे शरीर के ग्रोथ हार्मोन को डेवलप करती है, निकालती है, ठीक है, गोनोडोट्रोफिन हार्मोन होता है, जी ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन पूछ दिया 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन इन ध्यान से सुनिएगा। कह दिया है रोहन ए से चलना शुरू करता, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, ये यार क्या रे करवा देगी, चलो यहीं पर बना देते हैं, इसी के बगल में एक पेज रखते हैं, पेज पे हम जो लिख रखा उसी को हम ड्रा करते चले जाएंगे, इसको आपको दिखना चाहिए। देखिए कह दिया है 4 किलोमीटर ड्राइव करता पूरब की ओर, ये मान लेते हैं आपके सामने होता क्या है, ये उत्तर यानी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपके सामने पूरब हो गई और यही हो गई दक्षिण और यही आपके सामने पश्चिम, ये होगा। अब ध्यान से सुनिए, पूरब की ओर चलता 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलो करना, फिर वह दाहिने मुड़ जाता, याद रखना दाहिने मुड़ जाता तो नीचे उड़ जाता है, ठीक है, दाहिने में 3 किलोमीटर फिर चलता, 3 किलोमीटर फिर चलल कौनो देखना है, फिर बाएं मुड़ जाता, फिर बाएं मुड़ गए, ठीक है, फिर क्या किलोमीटर चल 6 किलोमीटर चला, तो थोड़ा दूर बना हुआ 6 किलोमीटर चल गए, यहाँ से चला 6 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर ड्राइव करते अंत में दाएं मुड़ जाता है, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देता, फिर दाहिने मुड़ के क्या कर देता 3 किलोमीटर फिर चल जाता है, फिर क्या लिख रखा पी पर जाके क्या कर देता पहले 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर चल तो 3 किलोमीटर आगे ले जा, 3 किलोमीटर फिर एक जाके पी बिंदु पे रुक जाएगा, ठीक है। अब कह दिया तुम्हारे पास बिंदु ए से, ठीक है, पहुंचने में कितना दूरी लगा, सबसे छोटी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, तभी यानी सभी मोड़ 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे है, चलो कोनो टेंशन नहीं, तो सीधे दूरी कह दिया यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 3 किलोमीटर, हाई आपके सामने 6 6 4 10 3 13 किलोमीटर
पूरब की तरफ और खड़ा हुआ, देखा पूरब की ओर खड़ा हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर दिया जाएगा, 13 किलोमीटर, इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्या कर दिया आपके सामने यहाँ पर, एक व्यक्ति वेतन के रूप में कि ना 6080 रुपया मिलते हैं, प्रत्येक माह 65% की बचत कर लेता है, तो प्रति माह व्यय मतलब तुम्हारे पास कितनी सैलरी एक्सपेंडेटर करता है। तो हम क्या कर देते हैं, इस तरीका 86,8680 रुपया, 8680 रुपया का हम 35% निकाल लेते हैं, 65 5 70 और 3 35 हो जाएगा, सही है। बटे में आपके सामने 100 कुछ काटा पीटा, 0 से 0 काट दा, 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काटा 1 है, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचल, याद रखना 4 3 4 गुड़े में 7 करवा 3038 रुपया है, 3038 बटला ही नहीं अल्लाह भैया जा रुका मर्दे, ठीक है। 7 चौक 28, 3 4 3 4 हो जाएगा ना, 7 चौक 28 के आपके सामने 8 हाथ में L 2, 7 3 के 21 22 23 के आपके सामने 3 हो जाएगा हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 30 38 लगभग में 12 फिर कुछ और ना दिल बना हो, ठीक है। लगभग में तुम्हारे पास 38 3038 3043 3033 कौन है मरबा भैया, ये दिया गया है, ये लगभग में मारा हुआ है, चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन ही गलत है मेरे भैया, ठीक है। ये हो गया 95 नंबर क्या दे दिया गया, यहाँ पर 96 नंबर पे आते हैं। 96 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू, दोबारा पढ़ देते सुनाई दिखाई बने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं, हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करेंगे, मसल से बोन का जोड़ने का काम करेंगे। लिगामेंट कनेक्ट टू बोन मतलब BLB, बोन से बोन लिगामेंट जोड़ेगा, सही है। टेंडान कनेक्ट टू मसल टू बोन, ये भी तुम्हारे पास सही है। अरियोलर टिश्यू आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, भैया ये सही है। फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू फाउंड द स्किन के नीचे नहीं पाया जाता, आर्गन के बीच में पाया जाता, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग है, तो रॉन्ग हमसे पूछ ले बात, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द मिसल। कहने का मतलब तुम्हारे पास एक ऐसे मैल है, तो देखिए साबुन का ये वाला हिस्सा टेल नेचर का होता है, ठीक है, ये आपके सामने ये हो गया। अब याद रखना ये वाला जो हिस्सा होता है, पूंछ वाला हिस्सा, ये मैल से प्यार करता बट पानी से दुश्मनी करता है, ठीक। और ये वाला रीजन क्या होता है, मैल से दुश्मनी करता, पानी से प्यार करता है, ठीक। तो ये कह दिया अंदर क्यों होता, क्योंकि अंदर की तरफ रहेगा तो खींच के बाहर की तरफ ले जाएगा। पहले दे रखा आपके सामने क्वेश्चन में, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ वाटर, केमिकल बॉन्ड से वाटर से नहीं मैल से करता है, ये गलत हो जाएगा। दे रिपल टू वाटर, मतलब ये जल द्वारा क्या कर देते हैं, दूर की तरफ भागते हैं, ठीक है, जल से तुम्हारे पास दूर भागते हैं। डिजॉल्व द कंप्लीट इन वाटर, दूसरा क्या अगर दे आर द स्ट्रॉन्ग अटैच टू वाटर, भैया ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है रिपल, क्योंकि देख वाटर से दूर भागता और मल से जो तुम्हारे पास मैल होती है इससे ये प्यार करता, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म 10th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ से 98 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। W यहाँ दिया गया, अब देखिए क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से इसको लाना जरा तुम थोड़ा सा शार्प जो रहे, ठीक है, ये दे रखा, ये आपके सामने कितना W तुम्हारे पास W यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ से I लिख देते हैं, यहाँ से B लिख देते हैं। W क्या हो गया, U हो गया, F हो गया और X हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया और आपके सामने Q हो गया, Z हो गया, आपके सामने P हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब तुम बताओ ABCD थोड़ा सा A से लेके Z तक याद रखना। देखिए ये आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर इस टाइप से बोले थे मेरे भाई, ये क्वेश्चन आना ही आना तय है। अब तुम बताओ W कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से 23 लिख देते। U कितने नंबर पे आपके सामने, 21 नंबर पे, और यस कितने नंबर पे आपके सामने, 19 नंबर पे। Q कितने नंबर पे आपके सामने, 17 नंबर पे। अब सीक्वेंस क्या कहता है, देखिए एरोस पे अब रीजनिंग लगाओ तुम यहाँ से। इसमें क्या कर दिया, 2 घटाया है -2, इसमें 2 घटाया -2, इसमें 2 घटाया -2, तो यहाँ पर जब 2 घटाएंगे, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 बताओ क्या नंबर पे है, O है, ठीक है। देखिए O 15 नंबर पे तुम्हारे पास देखिए O दिया गया, देखिए ABCD पे बेस है, याद रखना
एक अक्षर मिलल, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है, एक अक्षर मिलल। अब क्या दे रखा, आई देखा जाए तो कितने नंबर पे, हम इसी के बदले हम लिखते हैं आई 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 9 नंबर पे है, ठीक। अब यफ कितने नंबर पे आपके सामने, यहाँ से 6 नंबर पे है, ठीक है, 6 नंबर पे है। और सी कितने नंबर पे है, सी 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 ए बी सी 3 नंबर पे है। और जेड कितने नंबर पे आपके सामने, 26 नंबर पे है। इस पे बताओ क्या होगा, 3 जोड़ दिया गया, 3 माइनस किया है जी, -3, यहाँ पर क्या होगा -3, और 3 में से -3 करेंगे तो क्या होगा, ए आ जाएगा, ए के बाद एक अंक चाहिए तो उल्टा घूम के जाएगा तो जेड पे आ जाएगा, -3 किया। अब इसमें से 26 में से -3 करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, टोटल 23 आ जाएगा। 23 नंबर पे आपके सामने डब्लू है, ओ डब्लू आया एक अक्षर। बी देखा जाए, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, ठीक। अब यक्स, यक्स कितने नंबर पे आपके सामने, 24 नंबर पे है, ठीक है, कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, ठीक है। बी यक्स लिखने 24 नंबर पे। टी, टी कितने नंबर पे है, ए बी सी डी टी, टी कितने नंबर पे आपके सामने, 20 नंबर पे है, ठीक, 20 नंबर पे। पी, पी पी कितने नंबर पे है, पी कितने नंबर पे आपके सामने कहानी चली आती है, पी ए बी सी डी, पी 16 नंबर पे है। अब देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास 4 का अंतर है, यानी -4 और -4 फिर -4, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके सामने, 14 में से 4 जाएगा तो आपके सामने टोटल बच जाएगा 12, तो 12 यानी यल आ जाएगा। ओ डब्ल्यू यल ऑप्शन में दिया है, देखिए ओ डब्ल्यू यल, तो ए वाले पे टिक मार देंगे यहाँ से। इस टाइप से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता। 99 नंबर क्या दे रखा है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, एक आपके सामने गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से ध्रुव कितना, 18 सेंटीमीटर दूरी पर है। यफ बराबर आपके सामने कितना दे रखा, 18 सेंटीमीटर। दर्पण से, ठीक है, केंद्र की दूरी, अब देखिए एक मान लेते हैं आपके सामने कोई दर्पण है, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है। अब इसके होता क्या कंडीशन सुनिए, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यफ बोलते हैं। तो अब बताओ आर यफ से 2 गुना है, तो आर बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 2f। अब देखा 2f, तो आर पूछा, देखिए वक्रता केंद्र से, ठीक है, ध्रुव की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में यफ, यफ का मान 18 है, तो 18 दूना आपके सामने 36, 36 यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये दर्पण से, ये भी 10th का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास 100 नंबर क्वेश्चन पे। कह दिया किसी हिमालयी प्रभार से और उससे संबंधित किसी उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता के बीच में सही युग्म बताओ, चयन तुमको करना है। पहले दे रखा आपके सामने लेजर हिमालय माउंट एवरेस्ट, भैया रॉन्ग हो गया। वैली लोकेटेड बिटवीन द, ठीक है, तुम्हारे पास लघु हिमालय और बा हिमालय के बीच स्थित तुम्हारे पास घाटी दून कहलाती है, तो ये हमारे पास सही, देखो दून कहलाती है। इस तरह से देखा जाए तो हमने किसने कवर किया, हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके कवर किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को आपके सामने 2025 का जितना शिफ्ट नंबर 3 में जितना भी क्वेश्चन हुआ है अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका यदि PDF चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पूरे सर पे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइएगा तो आपके लिए उतना ही सूटेबल होगा। एटलीस्ट 2 आवर का ये लेक्चर हो गया, बट हर एक कॉन्सेप्ट हम आशा कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश है, जितना हमारे पास क्षमता थी हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बट प्रैक्टिस से जरूर लगाए। बहुत सारे मेरे भाई जब प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे थे तो बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस करा रहे। मेरे भाई ये कंपटीशन एग्जाम है, ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको था है पता नहीं चलेगा यदि आप सिलेबस नहीं कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसी में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया था ना। ठीक है, अब ये सब जो पेपर है हमको कईयों बार, देखिए अलग अलग दी बुक हमारे पास, देखिए ये आपके सामने फार्माकोलॉजी की बुक थी। ठीक है, फार्माकोलॉजी की बुक थी, इसको हमने हर एक कहाँ से, देखिए क्वेश्चन एंटी डिप्रेसेंट, पहले इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। अब लॉ वगैरह यदि लॉ इन इथिक्स की आपकी बुक दिखाई जाए, ठीक है, देखिए शेड्यूलिंग वगैरह कैसे क्या होता है इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। शेड्यूलिंग, ठीक है, देखिए ये आपके सामने शेड्यूलिंग, इन सब बुक को देखिए कितनी बार हम पहले अच्छे से एनालिसिस करते हैं तब हम करते हैं। मान लेते एक आध बाई चांस क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमारी गलती है, या क्वेश्चन
उल्टा सीधा दे देगा तो उसमें ऑप्शन में थोड़ा सा रेगुलरिटी, बट इसको कईयों बार क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बुक से हम ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि कहीं गलती ना हो। ठीक है, तो इतना मेहनत के लिए भाई आप थोड़ा सा प्यार बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट रखिएगा। ठीक है, यानी ये क्लासिफिकेशन प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। शेड्यूलिंग से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन कंफर्म आता है, और जीके जीएस में जाएंगे तो आप थोड़ा सा, यदि जनरल साइंस के पास आपके पास क्वेश्चन होगी 10th का क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन, यानी उत्तल दर्पण सुने होंगे, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर होता, कनकेव लेंस होता, ये सब मिरर, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।